हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 4 को 1 शॉट में कवर करने वाले हैं। यानी एक ही वीडियो में हम चैप्टर 4 को कवर करने वाले हैं। चैप्टर 4 हमारा है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। देखिए पूरा का पूरा चैप्टर हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम एक साथ पूरे के पूरे कवर करने वाले हैं 1 शॉट वीडियो में। यानी एक ही वीडियो में यहाँ पे हम पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे वंशागति से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अनुवंशिकी शब्द की या जेनेटिक्स शब्द की, चूंकि जेनेटिक्स पर ही हमारा पूरा चैप्टर आधारित है। अनुवंशिकी या जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम बेटसन ने किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया, तो विलियम बेटसन ने किया था 1906 में। ठीक है, तो 1906 में सबसे पहले विलियम बेटसन ने अनुवंशिकी या जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। यदि हम बात करते हैं अनुवंशिकी की, तो इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों यानी अनुवंशिकता और विभिन्नताओं दोनों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अनुवंशिकी के अंतर्गत हम अनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं और वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अनुवांशिकता क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, तो देखिए जो भी अनुवांशिक लक्षण होते हैं, ठीक है, अनुवांशिक लक्षण मतलब ऐसे लक्षण जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, ऐसे लक्षणों को हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो अनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुवांशिकता कहलाती है। मतलब जो भी अनुवांशिक लक्षण है वो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम अनुवांशिकता कहते हैं या हेरिडिटी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं विभिन्नताओं की या वेरिएशंस की, तो देखिए एक ही जाति की अगर मान लीजिए विभिन्न सदस्य हैं, उनके मध्य जो भी विभिन्नताएं या जो भी असामान्यताएं पाई जाती है उसी को हम बोलते हैं वेरिएशंस या विभिन्नताएं। ठीक है, एक जाति है हमारे पास, मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज है कोई भी, उसके कई सारे सदस्य आपस में हैं, उन सदस्यों के मध्य जो भी विभिन्नताएं पाई जाती है, तो जो भी विभिन्नताएं पाई जाती है आप देखेंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं विभिन्नताएं। ठीक है, तो जो भी असमानता होती है जीवों के अंदर वही हमारी कहलाती है विभिन्नताएं। जैसे आप दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि एक ही जाति के सदस्य हैं, उनमें बहुत सारी असमानताएं पाई जाती है और उन असमानताओं को ही हम क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं या वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा अनुवांशिकता क्या होती है और विभिन्नताएं क्या होती है। तो अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना अनुवांशिकता कहलाता है, और एक ही जाति के कई सदस्यों के मध्य जो असमानताएं पाई जाती है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं विभिन्नताएं। अब अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स की अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें यहाँ पे थोड़ा सा, तो विलियम बेटसन के अनुसार जेनेटिक्स की परिभाषा इन्होंने क्या बताई कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं उसे हम अनुवंशिकी कहते हैं। मतलब बेटसन ने सबसे पहले क्या बताया कि एक ऐसी शाखा जीव विज्ञान की जिसमें हम अनुवांशिकता का भी अध्ययन करते हैं और जिसमें हम विभिन्नता का भी अध्ययन करते हैं, उसे हम अनुवांशिकता कहते हैं या अनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे अनुवंशिकी के क्षेत्र में सबसे पहले या सबसे ज्यादा योगदान जिस व्यक्ति का था उसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो अनुवंशिकी के क्षेत्र में ग्रेगर जॉन मेंडल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने ऐसे समय में कोशिका के बारे में भी जब बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में जानकारी नहीं थी, तब उन्होंने वंशागति से संबंधित कुछ नियम दिए जिन्हें आज हम वंशागति के नियम कहते हैं। ठीक है, यानी अनुवंशिकी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी व्यक्ति ने दिया तो वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को हम अनुवंशिकी का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम अनुवंशिकी का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अनुवंशिकी के जो जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इन्होंने बहुत पहले ही जब कोशिका के बारे तक में भी जानकारी नहीं थी तभी इन्होंने वंशागति से संबंधित कुछ नियम दे दिए थे जिन्हें आज हम वंशागति के नियम से जानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को इसी कारण से हम अनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। विलियम बेटसन को हम आधुनिक अनुवंशिकी का जनक कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना टी.एच. मॉर्गन, इनको हम प्रायोगिक अनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है तीनों के तीनों, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम अनुवंशिकी का जनक कहते हैं, विलियम बेटसन को आधुनिक अनुवंशिकी का जनक कहते हैं और टी.एच. मॉर्गन को हम प्रयोगात्मक अनुवंशिकी का जनक कहते हैं। अब बात करते हैं विभिन्नताओं या वेरिएशंस के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स की वेरिएशंस होती है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है। तो मोस्टली आप देखेंगे सबसे पहले विभिन्नताओं को दो भागों में बांटा गया है। पहली जो विभिन्नता है वो है कायिक या दैहिक विभिन्नताएं और दूसरी है अनुवांशिक विभिन्नताएं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कायिक या दैहिक विभिन्नता क्या होती है। तो देखिए इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती है
ये जीवों के शरीर में वातावरणीय कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। अगर क्लाइमेट चेंज हुआ, वातावरण में अचानक से परिवर्तन हुआ, उन परिवर्तनों के कारण अगर जीवों के शरीर में विभिन्नताएं आती है तो इसको हम कायिक या दैहिक विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, और ये विभिन्नताएं जो है वंशागत नहीं होती है। वंशागत नहीं होती हैं, इसका मतलब ये है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ये विभिन्नताएं जो है स्थानांतरित नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो भी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर स्थानांतरित नहीं होती हैं वो विभिन्नताएं वंशागत नहीं होती हैं। अब बात करें हम आनुवांशिक विभिन्नता की या जेनेटिक वेरिएशंस की, तो आनुवांशिक विभिन्नताएं इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये विभिन्नताएं जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, और इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती है ये जीवों के जर्म प्लाज्मा में जब अचानक कोई परिवर्तन आता है तो उन परिवर्तनों के कारण ये विभिन्नताएं जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये विभिन्नताएं जो है वंशागत होती है, इसीलिए इनको हम आनुवांशिक विभिन्नताएं कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आनुवांशिक विभिन्नताओं की, तो ये पुनः दो प्रकार की होती है। पहली है सतत विभिन्नता यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएशंस। आपके नाम से स्पष्ट है कि कंटिन्यूअस वेरिएशंस मतलब ये जनकों से संतानों में होने वाली सूक्ष्म एवं स्पष्ट विभिन्नता होती है, और इनको हम अस्थिर विभिन्नता भी कहते हैं। मतलब ये विभिन्नता जो है स्थिर नहीं रहती है, लगातार चलती रहती है, इसीलिए इसे हम अस्थिर विभिन्नता कहते हैं, यानी कंटिन्यूअस वेरिएशंस, लगातार चलने वाली विभिन्नता जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलती रहती है, इसको हम बोलते हैं सतत वेरिएशंस या कंटिन्यूअस वेरिएशंस। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं असतत वेरिएशंस यानी कि असतत विभिन्नता या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो सतत में हमने क्या देखा कि ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है, अस्थिर रहती है, लेकिन असतत विभिन्नता की यदि हम बात करते हैं तो यह जनकों से संतानों में होने वाली बड़ी एवं स्पष्ट विभिन्नता होती है, और इनको हम उत्परिवर्तन भी कहते हैं क्योंकि ये अचानक जीवों के गुणों में विभिन्नता उत्पन्न करती है। ठीक है, और ये विभिन्नताएं जो है स्थिर विभिन्नताएं होती है, एक समय के पश्चात ये विभिन्नताएं जो है रुक जाती है। तो सिंपल सी बात, हमने देखा कि विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है, कायिक या दैहिक विभिन्नताएं जो कि अनुवांशिक नहीं होती है यानी कि वंशागत नहीं होती है। दूसरी विभिन्नता है अनुवांशिक विभिन्नता जो कि वंशागत होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। इसके अलावा हमने देखा कि अनुवांशिक विभिन्नता दो प्रकार की होती है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस और कंटिन्यूअस वेरिएशंस, यानी कि सतत विभिन्नता और असतत विभिन्नता। तो सतत विभिन्नता क्या होती है, जो कि लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आप देखेंगे चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है, इसीलिए इनको हम अस्थिर विभिन्नता भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये विभिन्नता जो है एक समय के बाद स्थिर नहीं होती है, लगातार चलती रहती है। असतत विभिन्नताएं जो है ये एक समय के बाद परिवर्तित होने लग जाती है, इसीलिए इनको हम स्थिर विभिन्नताएं भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेंडलवाद से संबंधित जो शब्दावली है, इसको समझने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में और उनके कार्यों के बारे में समझते हैं। तो मेंडल को हम स्पेशली मेंडलवाद कहते हैं, मेंडल के जो भी सिद्धांत है उनको मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गाँव में साधारण से किसान के घर में हुआ था। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो मेंडल ने अपने स्नातक स्तर का अध्ययन जो 1840 में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि मेंडल का जन्म जो है 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में एक छोटे से गांव में हुआ था कि साधारण से किसान के घर में हुआ था। मेंडल की अगर हम बात करें तो इन्होंने आप देखेंगे कि मेंडल ने उद्यान मटर यानी कि पाइसम सटाइबम के ऊपर लगातार 7 वर्षों तक अपने प्रयोग किए थे। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, आपको नोट करना है। मेंडल ने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट उद्यान मटर में किए थे। ठीक है, यानी पाइसम सटाइबम के पौधे पर किया था, और लगातार कितने वर्षों तक किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट, 7 वर्षों तक, 1856 से लेकर के 1863 तक, लगातार 7 वर्षों तक इन्होंने वंशागति से संबंधित नियमों के ऊपर क्या किया, अध्ययन किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको यह समझना है कि उस समय के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मेंडल के नियम को स्वीकार नहीं किया, तो मेंडल का नियम क्या हो गया, उस समय क्या हो गया, असफल हो गया। तो मेंडल का नियम जब असफल हुआ, उस समय के वैज्ञानिकों ने ध्यान नहीं दिया, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कारण थे ये आपको समझना। ठीक है, तो मेंडल के कार्य को उस समय मान्यता प्राप्त ना होने के बहुत सारे कारण माने जाते हैं। कई सारे कारण देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण क्या था, मेंडल के नियम को उस समय मान्यता नहीं मिली, उसका इंपॉर्टेंट कारण यह था, पहला कारण है कि उस समय कोशिका के बारे में बहुत कम ज्ञान था। मतलब जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो उस समय सेल विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी के बारे में, कोशिका विज्ञान के बारे में बहुत कम जानकारी थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि मेंडल ने अपने जो भी परिणाम जो है निकाले उन्होंने गणित के आधार पर निकाले, और उस समय जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग नहीं होता था। तो जीव विज्ञान में जब गणित का प्रयोग नहीं होता था और मेंडल ने गणित के अकॉर्डिंग अपने सारे रिजल्ट निकाल दिए, तो उस समय इनके नियम को मान्य नहीं दिया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि उस समय के जो भी वैज्ञानिक थे मेंडल के प्रयोगों से प्रभावित इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि वे डार्विन के विकासवाद से प्रभावित थे। डार्विन ने उसी समय एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है जातियों की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो सारे के सारे जो वैज्ञानिक थे
वो जातियों की उत्पत्ति पुस्तक जो डार्विन की थी, इसमें बहुत सारे विवाद थे, जिन विवादों को सुलझाने में उस समय के वैज्ञानिक लोग लगे हुए थे, जिस कारण से भी पूरे के पूरे वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियम को उस समय ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट कारण है कि उस समय के जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने मेंडल के कार्य को मान्यता नहीं दी, क्योंकि वे डार्विन के विकासवाद से प्रभावित थे और डार्विन ने अपने विकासवाद से संबंधित एक पुस्तक लिखी थी, जातियों की उत्पत्ति। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पुस्तक है डार्विन की। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे विवाद जो है उठ खड़े हुए थे, जिनको सुलझाने में उस समय के सारे वैज्ञानिक लोग लगे रहे। एक आखिरी इंपॉर्टेंट कारण याद रखना है कि मेंडल किसी अच्छे एवं बड़े विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं थे, साथ ही वे स्कूल में शिक्षक होने के कारण तथा वो पादरी का कार्य करते थे, जिस कारण से भी उनके कार्यों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आप आमतौर पे भी देखते होंगे कि आपके यहाँ भी कोई छोटे मोटे लोग होते हैं तो उनके कार्यों को विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, घर के छोटे बच्चे अगर कुछ अच्छा भी कहेंगे तो घर के बड़े बुजुर्ग जो है उनकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक है, मेंडल की असफलता के मुख्य कारण तो आपने देख लिया। अब हम देखते हैं मेंडल के सफलता के मुख्य कारण। जब मेंडल के नियम को असफलता मिली तो उसके बहुत सारे कारण थे। मेंडल का जब नियम मान्य नहीं हुआ तो उसके बहुत सारे कारण थे। बाद में जब कई अलग अलग साइंटिस्ट और मेंडल के नियम को पुनः अवलोकन किया, उसके बाद जब मेंडल के नियम को सफलता मिली तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कारण थे, ये आपको समझना है। तो मेंडल की सफलता का जो सबसे बड़ा कारण था, उनका अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों की असफलताओं के कारणों का स्पष्ट एवं सही विश्लेषण था। मतलब मेंडल के पहले जितने भी वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकी के बारे में बताया था, मेंडल ने उन कमियों को नकारते हुए उन्होंने एक नए प्रकार से जेनेटिक्स के नियम दिए। ठीक है, तो मेंडल ने अपने नियमों पर यह विशेष ध्यान रखा कि इसके पहले जो वैज्ञानिक गलती कर रहे थे, मेंडल ने उन गलतियों को सुधारा और वहां पे बिल्कुल गलती नहीं की जहां पे पुराने साइंटिस्ट लोग गलती करते आ रहे थे। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, और जब प्रत्येक लक्षण का व्यवहार निश्चित हो गया तो उन्होंने 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया तथा बाद में 3 लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया। यह इंपॉर्टेंट कारण है, मेंडल के नियम को सफलता मिलने का यह एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है कि जो मेंडल थे, मेंडल ने सबसे पहले एक जोड़ी लक्षण को लेकर के अध्ययन किया, और जब उनका रिजल्ट उसको प्राप्त हो गया तो मेंडल को जब पूरा का पूरा रिजल्ट प्राप्त हो गया एक जोड़ी लक्षणों को लेकर के, जब उन्होंने क्रॉस कराया, इसके बाद उन्होंने 2 जोड़ी लक्षण लिए, फिर उन्होंने 3 जोड़ी लक्षण लिए। तो इस प्रकार से मेंडल ने क्रमशः जो है एक के बाद एक, मतलब जब एक लक्षण का व्यवहार यानी कि एक लक्षण का व्यवहार या रिजल्ट जो है जब निश्चित हो गया, तब मेंडल ने दूसरे लक्षण के ऊपर अपने पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट किए। एक ही साथ उन्होंने सारे के सारे लक्षणों को लेकर के निर्धारण नहीं किया। अगर ऐसा करते तो हो सकते थे कि एक साथ अगर कई सारे लक्षणों को लेते तो रिजल्ट प्राप्त ना होता, लेकिन मेंडल ने केवल एक समय में एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया और उसका रिजल्ट प्राप्त किया। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि अध्ययन के लिए चुने गए प्रत्येक लक्षण जो थे उसमें केवल 2 स्पष्ट विरोधी रूपों का होना जिन्हें आसानी से पहचाना जा सका। मेंडल ने मटर का पौधा इसीलिए भी चुना था क्योंकि मेंडल के मटर के पौधे चुने जाने का एक रीजन यह भी था कि मेंडल के जो मटर का पौधा चुना उसमें मटर के पौधे में कई सारे विपरीत या विरोधी लक्षण जो है मौजूद होते हैं, जिस कारण से मेंडल ने मटर का पौधा चुना था। तो अध्ययन के लिए चुने गए जो भी लक्षण थे उसमें से केवल उन्होंने 2 स्पष्ट विरोधी लक्षणों का लिया और उनका आपस में क्या कराया, क्रॉस कराया, और उसके बाद जो है आसानी से उनके बारे में पहचान करी, और इस प्रकार से मेंडल के नियम को सफलता मिलने का यह भी एक इंपॉर्टेंट कारण था। फिर इसके बाद अगला क्या था कि उनका गणित का ज्ञान, जिससे वे विरोधी लक्षणों का स्पष्ट होगा महत्व समझा सके। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब मेंडल का नियम असफल हुआ था तो उस समय जीव विज्ञान में गणित का यूज नहीं होता था, लेकिन जब जीव विज्ञान में गणित का यूज होने लगा तब वैज्ञानिकों ने देखा कि भैया मेंडल ने सारे के सारे जो भी लक्षण स्पष्ट किए थे सब गणित के आधार पर स्पष्ट किए थे और उनका जो भी रिजल्ट था वो स्पष्ट था। तो इस प्रकार से मेंडल के नियम को स्वीकार किया गया। तो ये थे मेंडल के नियम को सफलता मिलने के प्रमुख कारण। तो आपने अभी तक देखा कि मेंडल के बारे में जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, आनुवंशिकता और विभिन्नता क्या होती थी, इसके अलावा मेंडल के सफलता मिलने के कारण और मेंडल के नियम को असफलता मिलने के कारण क्या क्या थे। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे हम देखते हैं कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के क्या कारण थे। ठीक है, मेंडल ने अपने सारे के सारे प्रयोग मटर के पौधे यानी कि उद्यान मटर यानी कि पाइसम सटाइवम में किया था। तो अब मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना? ऐसा भी तो हो सकता था कि मेंडल जो है सरसों का पौधा भी चुन सकते थे, ठीक है, किसी का भी पौधा चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने मटर का ही पौधा क्यों चुना? ये तो इंपॉर्टेंट कारण है। ठीक है, तो मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना? इसके कई सारे इंपॉर्टेंट कारण हैं और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के बहुत सारे ऐसे कारण थे जो कि बाकी पौधों में ऐसे लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या था कि इसे हम आसानी से उगा सकते हैं। मेंडल ने क्या देखा कि मटर के पौधे की सबसे खास बात क्या है कि इसे हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इसको उगाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी
कि ये पौधे जो होते हैं, मटर के पौधे साकीय होते हैं यानी कि हर्ब होते हैं, साथ ही साथ एक वर्षीय होते हैं, एनुअल होते हैं, मतलब इनको हम एक वर्ष के अंदर 2 बार उगा सकते हैं। तो हम इस पर अगर प्रयोग करते हैं तो प्रयोगों के परिणाम भी क्या हो सकते हैं, जल्दी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 2 बार ये पौधा जो है उगता है। ठीक है, तो आसानी से हम इसमें रिजल्ट जो है जल्दी और कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पौधे साकीय और एक वर्षीय होते हैं, अर्थात इन्हें हम एक वर्ष में 2 बार उगा सकते हैं। इसीलिए मेंडल ने क्या सोचा कि अगर हम मटर के पौधे में प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट हमको जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या था कि पौधे में स्पष्ट विपरीत व विरोधी लक्षणों का पाया जाना। तो हमने आपको पहले ही बताया कि मटर के पौधे में स्पष्ट विपरीत व विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, जिस कारण से आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं इसको हम आसानी से। एक अगला इंपॉर्टेंट कारण है कि मटर में संकरण से प्राप्त जो भी संतानें होती है वो जननक्षम होती है। अगर मटर में संकरण होता है, हाइब्रिडाइज क्रॉस होता है, तो क्रॉस के माध्यम से आप देखेंगे जो भी संतानें प्राप्त होगी सब की सब संतानें जननक्षम होती है, अर्थात जनन करने में सक्षम होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कारण था। ठीक है, इसके बाद मेंडल ने क्या देखा कि मटर के पौधे में बहुत अधिक मात्रा में फल व फूल लगते हैं, जिससे बीजों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर इसके बीजों पर हमको एक्सपेरिमेंट करना है तो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और ज्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। क्यों प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि आसानी से जो है हम इनको प्राप्त कर सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि ये कम समय में ही बहुत अधिक मात्रा में फल लगना स्टार्ट हो जाता है इन पौधों के अंदर। एक इंपॉर्टेंट कारण और आपको याद रखना है कि मटर के पौधे जो होते हैं कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअली होते हैं। इस कारण से इनमें आसानी से स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। आपको पता है कि अगर कोई द्विलिंगी पौधा होता है तो उसमें स्वपरागण होता है। साथ ही साथ इसकी बनावट इस प्रकार से होती है मटर के पौधे की कि इसमें हम पर परागण भी आसानी से करा सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट कारण है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट कारण आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रीजन जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के क्या क्या कारण थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं मेंडलवाद से संबंधित शब्दावली यानी कि टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मेंडलिज्म। ठीक है, तो मेंडल ने कौन कौन सी शब्दावली दी, किन किन शब्दों का प्रयोग किया अपने पूरे के पूरे वंशागति के नियमों में, उन शब्दों का मतलब क्या है, उन शब्दों का अर्थ क्या है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सिंबल यानी कि संकेतों के बारे में। तो मेंडल ने अपने जो भी आनुवंशिकता के संबंधित नियम दिए उन्होंने संकेतों का प्रयोग किया है। बहुत सारे संकेतों का उन्होंने प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले प्रभावी व अप्रभावी लक्षण के बारे में बताया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कई सारे लक्षण कौन कौन से दिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रभावी लक्षण है तो उस प्रभावी लक्षण को हम क्या करेंगे, प्रभावी लक्षण को मेंडल ने क्या कहा कि प्रभावी लक्षणों को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेंडल ने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक लक्षण, जैसे मान लीजिए लंबे पौधे हैं, तो लंबे पौधे को मेंडल ने कैपिटल टी से जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर है। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई प्रभावी लक्षण है तो उसको हम कैपिटल टी से स्टार्ट करेंगे, और यदि इसी का कोई उल्टा लक्षण है तो उसे हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे। यानी लंबे पौधे हैं तो उसे हम कैपिटल टी से, और अगर स्मॉल पौधे हैं उसके उल्टे लक्षण है तो इसको हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रभावी लक्षण को मेंडल ने बताया कि हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, और यदि उसी का कोई अप्रभावी लक्षण है तो उसको हम उसी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेंडल ने आपने क्या क्या बताया देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मेंडल ने बताया। जैसे मान लीजिए अगर कोई लंबा पौधा है, इसके अलावा कोई बौने पौधे हैं, ठीक है, तो लंबे पौधे को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे, वहीं स्मॉल पौधों को हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, डॉर्फ यानी कि बौने पौधों को हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा मेंडल ने बताया कि P1 P2 जो पैतृक लक्षण होते हैं, जो जनक होते हैं, जनकों को मेंडल ने P1 P2 से प्रदर्शित किया। इसके अलावा F1 का मतलब मेंडल ने क्या बताया, F1 का मतलब होता है प्रथम संतति पीढ़ी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन होता है। इसके अलावा मेंडल ने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे आप लोग देख सकते हैं यक्स का मतलब, जैसे आप लोग क्रॉस करते हैं ना, जैसे आप लोग मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं, उसी प्रकार मेंडल ने क्या बताया कि अगर हम इस प्रकार से मान लीजिए P1 और P2 हमारे पास दो जनक हैं, और दो जनकों के मध्य अगर हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस का चिन्ह उन्होंने इस प्रकार, जिस प्रकार मल्टीप्लाई हम करते हैं, ये चिन्ह उन्होंने क्रॉस के लिए बताया। ठीक है, तो दो जनकों में क्रॉस कराए जाने का संकेत क्या था मेंडल के नियम में, तो ये था हमारा गुणा का चिन्ह, मल्टीप्लाई का चिन्ह। अगर पिता अथवा नर की बात करते हैं तो आपको ये गोला सा बनाना है, ऊपर एरो का डायग्राम। ये मेंडल ने बताया कि मेल के लिए इस प्रकार से हमको रिप्रेजेंट करना है, फीमेल के लिए आप देख सकते हैं ये हमारा गोलाकार लड्डू है और इसके नीचे जो है पॉजिटिव चिन्ह है। ठीक है, तो मादा अथवा माता के लिए जो है इन्होंने ये जो सिंबल है रिप्रेजेंट किया। वहीं F2 का मतलब क्या था, द्वितीय पुत्री पीढ़ी। ठीक है, सेकंड जनरेशन। इसके बाद मेंडल ने क्या बताया अपने नियम में कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो मेंडल ने क्या बताया कि ऐसे लक्षण जो कि F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं, मतलब पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देंगे उसको मेंडल ने कहा कि वो प्रभावी लक्षण होते हैं, जबकि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं, छिपे रहते हैं,
लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे लक्षणों को हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो आप मेंडल ने क्या बताया कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो ऐसे लक्षण जो कि F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं उनको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, जबकि ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं, छिपे रहते हैं, ऐसे लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मेंडल ने बताया समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय क्या होते हैं। तो समयुग्मजीय व विषमयुग्मजीय आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिफरेंस यानी कि अंतर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो समयुग्मजीय का मतलब क्या होता है, यदि मान लीजिए कोई पौधा या जंतु है, उस पौधे या जंतु में कोई एक लक्षण लेना है और उस एक लक्षण के लिए मान लीजिए अगर हम दो कारक या एलील लेते हैं जीनों का, तो अगर वो मान लीजिए समान है तो उसे हम क्या बोलेंगे, समयुग्मजीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समयुग्मजीय बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक हमने यहाँ पे लक्षण लिया, लक्षण हमने क्या लिए, लंबे पौधे लिया, तो लंबे पौधों के लिए हम दोनों कारक क्या रखेंगे, या एलील कैपिटल टी। ठीक है, तो अगर कैपिटल टी दोनों हमने सेम लिया है तो इसे हम क्या बोलेंगे, समयुग्मजीय बोलेंगे। मतलब एक लक्षण के लिए अगर दोनों एलील क्या है, समान है, तो वो क्या कहलाएंगे, समयुग्मजीय कहलाएंगे। और अगर मान लीजिए दोनों एलील क्या है, एक लक्षण के लिए असमान है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे विषमयुग्मजीय। जैसा कि आप आसानी से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास लंबे पौधों के लिए अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी क्या हो गया और स्मॉल टी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पे दोनों कारक या एलील जो है समान नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, विषमयुग्मजीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषमयुग्मजीय बोलेंगे। तो मेंडल ने अपने इंपोर्टेंट जो कि पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी थी उसमें उन्होंने बताया कि समयुग्मजीय का मतलब क्या होता है। तो यदि कोई पौधे या जंतु हैं तो उनके किसी एक लक्षण के लिए अगर हम दो कारक या एलील ले रहे हैं और दोनों कारक या एलील अगर समान है तो उसे हम क्या बोलेंगे, समयुग्मजीय बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मेंडल ने साथ ही साथ यह भी बताया कि अगर मान लीजिए हम कोई ऐसे लक्षण ले रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए दोनों के दोनों कारक या एलील जो है असमान है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे विषमयुग्मजीय। क्या बोलेंगे, उसे हम विषमयुग्मजीय बोलेंगे, यानी कि हेट्रोजाइगस बोलेंगे। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय में अंतर यानी कि डिफरेंस समझते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए समयुग्मजीय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक कारक अर्थात जीन के जो दोनों युग्म विकल्पी हम लेंगे यानी कि जो एलील लेंगे वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो हमने तो पहले ही बताया समयुग्मजीय का मतलब क्या है कि अगर कोई एक लक्षण के लिए हम दो कारक या एलील ले रहे हैं और वो अगर समान है तो वो क्या कहलाते हैं, समयुग्मजीय कहलाते हैं। यानी समयुग्मजीय अवस्था में दोनों कारक या एलील क्या होते हैं, समान होते हैं। और विषमयुग्मजीय में आपको क्या लिखना है कि इसमें दोनों कारक या एलील क्या होते हैं, असमान होते हैं, अर्थात समान नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको क्या लिखना है कि जनन के समय केवल और केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। गैमेट का जो निर्माण होता है वो केवल और केवल समयुग्मजीय अवस्था में एक ही प्रकार के युग्मक जो है बनते हैं। लेकिन विषमयुग्मजीय में आप देखेंगे कि जनन के समय जो है दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। जब भी इनमें जनन की प्रक्रिया होगी आप देखेंगे दो अलग अलग प्रकार के गैमेट यानी कि युग्मक का निर्माण होता है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है कि इन समयुग्मजीय पौधों में क्या होता है कि जब हम स्वपरागण कराते हैं या हम इनमें अंतः प्रजनन कराते हैं तब इनमें जो संतति होती है, ठीक है, संतति मतलब जो पुत्र प्राप्त होते हैं, यानी जो आप देखेंगे पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती है, जनक से जो संतानें प्राप्त होती है वो या तो जनकों से समलक्षणी होती है या तो समजीनी प्रकार की होती है। यानी जनकों से जो संतानें प्राप्त होगी वो अपने जनकों के समान ही लक्षण या तो व्यक्त करेगी या तो समजीनी मतलब समान प्रकार के जीनों का संगठन इनका होगा। तो जो भी संतानें प्राप्त होगी, जो भी संतति प्राप्त होगी जनकों से, वो जनकों के समान ही समलक्षणी होगी और समजीनी प्रकार की होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं विषमयुग्मजीय में तो इसमें क्या होता है कि स्वपरागण होने पर जो संतति होती है, संतति में प्रभावी व अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण जो है व्यक्त होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा डिफरेंस है। तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है और 3 अंकों में ही क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। आपके जो भी दोनों इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपने देख लिया समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय में। ठीक है, तो समयुग्मजीय क्या होता है और विषमयुग्मजीय क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो समयुग्मजीय का मतलब है सीधा सा कि अगर कोई एक लक्षण है और उस एक लक्षण के लिए हम दो समान एलील या कारक लेते हैं तो वो समयुग्मजीय कहलाता है। जबकि किसी एक लक्षण के लिए अगर हमारे पास जो कारक मौजूद हैं वो असमान है तो उसे हम क्या बोलेंगे, विषमयुग्मजीय बोलते हैं। अब अगर हम बात देखते हैं लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप की, तो देखिए जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम समझते हैं जीनोटाइप की या फिनोटाइप की बात, तो देखिए किसी भी जीव की जो बाह्य आकार की होती है या बाह्य रूप को हम क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप कहते हैं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने कोई आपका दोस्त खड़ा है। अब आप अपने दोस्त की कौन कौन सी विशेषता उसको सामने से देख करके बता सकते हैं कि उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है। तो ये सब के सब मार्फोलॉजिकली कैरेक्टर कहलाते हैं, यानी कि आकार के लक्षण कहलाते हैं। और यही कहलाता है आपका लक्षण प्ररूप। मतलब आप सामने से किसी व्यक्ति को देख के या किसी भी एनिमल्स या प्लांट को देख करके
उसके बारे में क्या क्या जज कर सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं, ये लक्षण प्रारूप अनुपात कहलाता है, यानी कि लक्षण प्रारूप कहलाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं जीन प्रारूप की, तो जीन प्रारूप आप देखेंगे, जीन प्रारूप होता है जीनों का संगठन। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक लक्षण लिया और उस लक्षण के लिए जीनों की संरचना क्या है, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीन प्रारूप बोलते हैं। तो जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो जीन प्रारूप का मतलब होता है जीनों का संगठन या जीनों की संरचना। जीनों की संरचना कैसी है, जैसे मान लीजिए एक लक्षण हमने लिया लंबे पौधे, तो लंबे पौधे के लिए हमने दो कारक ये लिए कैपिटल टी। तो जीन की संरचना कैसी है, कैपिटल टी है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए हम कोई लक्षण प्रारूप की बात करते हैं, कोई व्यक्ति अगर सामने से है, उसको हम देख करके, कोई फ्लावर है, अब उसके बारे में हम क्या क्या देख करके उसके बारे में बता सकते हैं, ये क्या उसका लक्षण प्रारूप है। ठीक है, तो लक्षण प्रारूप का जो अनुपात आएगा उसे हम लक्षण प्रारूपी अनुपात बोलेंगे। तो जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ सकते हैं, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में आपको डिफरेंस भी समझना है, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपके एग्जाम में। डेफिनेट रूप से यहां से दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट डिफरेंस में कोई ना कोई डिफरेंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीन प्रारूप की, तो यह जीवों के जीन संगठन को व्यक्त करता है। जो जीन प्रारूप होता है यह किसी भी पर्टिकुलर जीव के जीनों के संगठन को व्यक्त करता है। जीनों का संगठन कैसा है, जीन की संरचना क्या है, इसको व्यक्त करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं लक्षण प्रारूप की, यानी कि फिनोटाइप अनुपात की, यानी लक्षण प्रारूप क्या होता है, तो यह किसी भी जीव के आकार, आकृति एवं रंग, स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है। हमने क्या बताया आपको कि लक्षण प्रारूप जो है किसी भी जीव का बाह्य रंग, रूप, आकार को व्यक्त करता है। ठीक है, तो लक्षण प्रारूप सीधी सी बात किसी भी जीव के आकार को व्यक्त करेगा, आकृति को व्यक्त करेगा, यानी शेप एंड साइज को व्यक्त करेगा, उसके हैबिट को व्यक्त करेगा, स्वभाव कैसा है किसी भी प्लांट या एनिमल्स को, उसको व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार से जो गुणों को या लक्षणों को व्यक्त करते हैं वो कहलाते हैं लक्षण प्रारूपी अनुपात। ठीक है, तो जीन प्रारूप जो है जीनों के संगठन को व्यक्त करता है, जबकि लक्षण प्रारूप जो है यह जीवों के संगठन को, जीवों के आकार, आकृति को और गुणों को व्यक्त करता है। दूसरा डिफरेंस आपको याद रखना है कि जीन प्रारूप का अध्ययन करके हम जनकों के बारे में जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी भी जीव के जीनों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उनके जनकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जीनों की जानकारी प्राप्त करके हम जनकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि लक्षण प्रारूप के आधार पर हम जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में प्राप्त करना जानकारी बहुत कठिन होता है। ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मली एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता हैं और आप हैं, तो डेफिनेट रूप से ये तो नहीं है कि आपका जो चेहरा है, फेस है, वो पूरी तरह से अपने माता पिता यानी कि जनकों से मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ लक्षण तो जरूर आपके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अब मान लीजिए आपका आकार, रंग, रूप क्या है, मान लीजिए अलग अलग है, और पिताजी का रंग रूप मान लीजिए थोड़ा सा अलग अलग है। तो लक्षण प्रारूप के आधार पर जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आसानी से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं जनकों के बारे में। तो अगर लक्षण प्रारूप का हम अध्ययन भी करते हैं तो जनकों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना है आपको कि यह वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है। जीन प्रारूप जो होता है ये वातावरण से किसी प्रकार से इफेक्टेड नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। जबकि अगर हम लक्षण प्रारूप की बात करते हैं तो यह वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। लक्षण प्रारूप जो है वातावरण के अनुसार बदल सकता है, किसी भी फ्लावर का रंग जो है वातावरण के अनुसार बदल सकता है, प्लांट की साइज में भी परिवर्तन होता है वातावरण के अनुसार। ठीक है, तो वातावरण के अनुसार जो लक्षण प्रारूपी अनुपात होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे आप लोग नॉर्मली एग्जांपल देख सकते हैं, आपका चेहरा गोरा रहता है, लेकिन आप लोग जैसे ही धूप में जाते हैं आपकी त्वचा काली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का अनुकूलन की वजह से होता है। तो हमारे कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि वातावरण में अगर बदलाव हो रहा है, अगर आप छाए से धूप में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत भी अगर वातावरण चेंज हुआ अंदर से बाहर का तो आपके लक्षण प्रारूप में बदलाव जो है हो जाता है। तो लक्षण प्रारूप में बदलाव संभव होता है वातावरण के प्रभाव से, जबकि जीन का संगठन नहीं बदलेगा। अगर आप चाहें आप कहीं भी रहें, आप यहां से कहीं भी चले जाएं, आपकी जीन की संरचना जो है वही रहेगी। चलिए, इसके बाद एक आखिरी डिफरेंस आपको याद रखना है कि समान जीनोटाइप वाले जीवों के फिनोटाइप अथवा लक्षण प्रारूप क्या है, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी जीव का जीन प्रारूप क्या है, जीन प्रारूप मान लीजिए जीनों का क्या है, अलग अलग है, या मान लीजिए समान है, फिर भी उसके लक्षण प्रारूप क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। वहीं समान फिनोटाइप वाले जीवों के जीन प्रारूप अथवा जीनोटाइप भिन्न हो सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी जीव का लक्षण जो है समान है लेकिन उसके जीन प्रारूप बदल सकते हैं। जैसे लंबे पौधे के लिए हम कैपिटल टी भी लिखते हैं और छोटे पौधे और जो लंबे पौधे होते हैं उन्हीं के लिए हम कैपिटल टी स्मॉल टी का भी यूज करते हैं। तो कैपिटल टी भी हमारे लंबे पौधे कहलाएंगे और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हमारे लंबे पौधे कहलाएंगे। लेकिन दोनों में हमने क्या देखा कि जीनों का संरचना बदल गया ना। तो इस प्रकार से लक्षण प्रारूप मान लीजिए अगर क्या है एक है, फिर भी उसके जीन प्रारूप जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में अंतर आपको कंप्लीट करके जाना है। साथ ही साथ समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको इसको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एक संकर, द्विसंकर और त्रिसंकर संकरण क्या होता है। तो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, एक संकर संकरण क्या होता है। तो एक ऐसा क्रॉस जिसमें मान लीजिए एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को आपस में लिया जाता है और उनके मध्य आपस में क्या करा दिया जाता है, क्रॉस करा दिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए यहां पे हम कोई एक जोड़ी लक्षण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिए लंबे पौधे, ठीक है, कैपिटल टी, और इसका क्रॉस हमने करा दिया स्मॉल टी के साथ, यानी कि बौने पौधों के साथ। तो यहां पे हमने केवल और केवल एक जोड़ी लक्षण लिया, लंबे पौधा लिया और लंबे पौधे का उल्टा लक्षण हमने ले लिया। तो टोटल कितने लक्षण हो गए, दो लक्षण। दो लक्षण मतलब एक जोड़ी लक्षण। तो जब हम एक जोड़ी लक्षण को लेते हैं और आपस में उनके मध्य क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने लंबे पौधे लिया और लंबे पौधे का क्रॉस हमने ड्वार्फ पौधे से यानी कि बौने पौधों के साथ करा दिया। तो जैसे ही हमने बौने पौधों के साथ क्रॉस कराया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने टोटल एक जोड़ी लक्षण लिया था, मतलब दो लक्षण हमने लिया, तो दो लक्षण मतलब एक जोड़ी। तो अगर हम एक जोड़ी लक्षण को लेते हैं और उनके मध्य क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे द्विसंकर संकरण क्या होता है, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि हमको दो लक्षण लेना है, दो जोड़ी लक्षण लेना है। ठीक है, दो जोड़ी लक्षण मतलब हमको टोटल 4 लक्षण लेना है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं हमने क्या लिया, लंबे पौधे लिया और साथ ही साथ रेड फ्लावर लिया। क्या लिया, फ्लावर कैसे हैं, रेड यानी कि लाल फ्लावर हैं, और डॉर्फ और व्हाइट। ठीक है, डॉर्फ यानी कि बौने पौधे हैं और साथ ही साथ सफेद पुष्प हैं। तो हमने यहाँ पे 4 लक्षण ले लिए, लंबे पौधे, ठीक है, और इसके अलावा लाल पुष्प, फिर बौने पौधे और सफेद पुष्प, यानी 1 2 3 4 लक्षण हमने टोटल ले लिया। तो 4 लक्षण हम लेंगे, यानी कि टोटल 2 जोड़ी जब लक्षण हम लेते हैं और उनके मध्य हम क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के क्रॉस को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो सिंपल सा फंडा है भैया कि जब हम एक जोड़ी लक्षण लेंगे और उनके मध्य क्रॉस करा देंगे तो उसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और जब हम 2 जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को लेंगे और उनके मध्य क्रॉस कराएंगे तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं त्रिसंकर संकरण क्या होता है। तो जब हम 3 जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को लेते हैं और उनके मध्य क्रॉस करा देते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम बोलते हैं त्रिसंकर संकरण या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं हम, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब कि त्रिसंकर संकरण। 3 लक्षण आपको लेना है, 3 जोड़ी लक्षण लेना है। ठीक है, हमने इधर क्या लक्षण लिया, लंबे पौधे लिया, फिर हमने यहाँ पे लिया पुष्प लिया, पुष्प कैसा है, रेड यानी कि लाल रंग का हमने पुष्प लिया, फिर राउंड मतलब गोलाकार हमने बीज ले लिया। फिर इसके विपरीत या विरोधी लक्षण हमको क्या क्या लेना है, हमने लंबे पौधे का उल्टा लक्षण क्या ले लिया, ड्वार्फ यानी कि बौने पौधे ले लिया। लाल पुष्प है तो हमने इधर व्हाइट फ्लावर सफेद पुष्प ले लिया। राउंड है यानी कि गोलाकार बीज है तो इधर हम रिंकल्ड ले लिया, हमने झुर्रीदार बीज ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे 3 जोड़ी लक्षण लिया है और 3 जोड़ी लक्षण को हमने लेकर के आपस में उनके मध्य क्रॉस करा दिया। तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब यहां पे हम समझते हैं मेंडल के नियम। तो ये भी इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। यहां से क्वेश्चन छोटे छोटे आपके 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम बात करते हैं मेंडल के नियम की। तो मेंडल ने वंशागति से संबंधित टोटल 3 नियम दिए हैं। ठीक है, 3 नियम में से पहला नियम जो मेंडल ने दिया उसको हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा नियम जो मेंडल ने दिया उसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम जो मेंडल ने दिया इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मेंडल के प्रभाविता के नियम को। ठीक है, तो मेंडल के प्रभाविता के नियम को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। तो मेंडल का पहला नियम बहुत ही आसान है, प्रभाविता का नियम। इस नियम में मेंडल ने क्या बताया कि जब हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को लेकर के आपस में क्रॉस कराते हैं तो जो हमको पहली पीढ़ी प्राप्त होगी, यानी जो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, उसमें केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे। इसीलिए मेंडल ने इस नियम को बोला प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है, तो सिंपल सी बात मेंडल ने बताई कि अगर हम एक जोड़ी लक्षण लेते हैं, यानी कि 2 लक्षण हम लेते हैं और उनके मध्य अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमको केवल और केवल उसमें से जो प्रभावी लक्षण होगा वही लक्षण F1 पीढ़ी में हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया
कि शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस करा दिया, किसके साथ? शुद्ध बौने पौधों के साथ क्रॉस करा दिया। और फिर उन्होंने जब क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले उन्होंने शुद्ध लंबे पौधे लिए, कैपिटल टी, इसके लिए इन्होंने कारक या एलील लिया। वही इसका उल्टा लक्षण यानी कि विपरीत या विरोधी लक्षण उन्होंने क्या ले लिया? स्मॉल टी यानी कि बौने पौधे। तो शुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस जब मेंडल ने शुद्ध बौने पौधों के साथ कराया तो जब हमको F1 पीढ़ी प्राप्त हुई तो इसमें से एक कैपिटल टी आया, इसमें से एक स्मॉल टी आया। तो हमको जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 जनरेशन जो प्राप्त हुआ, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। तो यानी यहाँ पे कैपिटल टी के जीन जो है ज्यादा प्रभावी हैं, इसलिए यहाँ पे प्रभावी लक्षण जो है प्राप्त होते हैं। तो F1 पीढ़ी में हमको शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। यानी हमको यह समझ में आया कि अगर हम एक जोड़ी लक्षण को लेकर के आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमको जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, यानी जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है, उसमें केवल और केवल प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। यही है मेंडल का पहला नियम, प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है बहुत ही सिंपल सा नियम है। मेंडल ने क्या बताया कि अगर हम एक जोड़ी लक्षण लेंगे, उनके मध्य आपस में क्रॉस करा देंगे, तो सीधी सी बात है कि जो पहली पीढ़ी प्राप्त होगी हमको, यानी कि जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, उसमें केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, ठीक है। जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो पहली पीढ़ी में छिपे रहते हैं और वो केवल और केवल दूसरी पीढ़ी में ही जाकर के फिर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन पहली पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। यही है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम, ठीक है। इसके बाद मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, ठीक है। तो मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है? इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, यानी ठीक है, यानी कि हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी इस नियम को कहते हैं। तो पृथक्करण के नियम को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या हम बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ठीक है। तो मेंडल का यह नियम बहुत ही शुद्ध है, क्योंकि इस नियम का कोई भी अपवाद या एक्सेप्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं यूनिवर्सल है पूरी तरह से। पृथक्करण का नियम की अगर हम बात करते हैं तो परिभाषा आपको सेम उसी प्रकार से, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं तो ये एक दूसरे को बिना मिश्रित किए हुए, मतलब दोनों लक्षण, दोनों जीन, प्रभावी लक्षण का जीन भी और अप्रभावी लक्षण का जीन भी, दोनों एक दूसरे के साथ बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं। मतलब प्रभावी लक्षण का जीन भी और अप्रभावी लक्षण का जीन भी, दोनों लक्षणों के जीन जो है साथ साथ रहते हैं और ये एक दूसरे से बिल्कुल भी मिश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने सिंपल सा क्या बताया कि अगर हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो दोनों लक्षण के जीन जो हैं एक दूसरे से बिना मिले हुए साथ साथ रहते हैं, तथा जैसे ही इसमें युग्मकों का निर्माण होगा, यानी जैसे ही F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, उसमें दोनों लक्षण जो है, दोनों लक्षणों के जीन जो हैं वो शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों लक्षण के जीन जो होते हैं वो साथ साथ रहते हैं बिना मिले हुए, लेकिन जैसे ही युग्मक का निर्माण होता है, जैसे युग्मक निर्माण होगा वैसे ही F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण के जीन जो हैं अलग अलग रूप से व्यक्त हो जाएंगे। इससे यही स्पष्ट होता है कि युग्मक के निर्माण के समय जो कारक के जीन या एलील होते हैं ये क्या हो जाते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं, जिस कारण से इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया कि लाल पुष्प का क्रॉस करा दिया, किसके साथ? सफेद पुष्प के साथ क्रॉस करा दिया। तो जब उन्होंने लाल पुष्प का क्रॉस कराया सफेद वाले पुष्पों के साथ, तो F1 पीढ़ी में हमने आपको क्या बताया कि केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही प्राप्त होते हैं। तो जो हमको यहाँ पे F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है उसमें एक कैपिटल आर आया और एक स्मॉल आर। तो कैपिटल आर का जीन जो है ज्यादा प्रभावी है, यानी लाल रंग का जो पुष्प है इसका कैपिटल आर ज्यादा प्रभावी है, जिस कारण से स्मॉल आर के जीन जो है छिप जाते हैं और ये पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब मेंडल ने इनमें स्वपरागण कराया, यानी आपस में जब क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में हमको क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस इन्होंने फिर से जब कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कराया, मतलब जब आपस में इनका क्रॉस कराया, F1 पीढ़ी में जो लक्षण हमको प्राप्त हुए हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका जब आपस में इन्होंने क्रॉस कराया तो हमको आप देख सकते हैं यहाँ पे चेकर बोर्ड के माध्यम से हमने क्रॉस करा दिया है। आप चाहें तो शाखा विधि से भी क्रॉस करा सकते हैं, कोई कठिन चीज नहीं है, दोनों ही आसान तरीका है, ठीक है। तो हमने कैपिटल आर स्मॉल आर लिया और इसका क्रॉस भी हमने करा दिया कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप अगर यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे मेल और फीमेल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस प्रकार से मेल फीमेल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस उन्होंने कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ करा दिया, तो हमको F2 पीढ़ी यहाँ पे प्राप्त हो गई। तो F2 पीढ़ी जब हमको प्राप्त हुई है तो यहाँ पे हमको 4 प्रकार की संतानें दिखाई दे रही है, ठीक है। एक संतान जो हमको प्राप्त हुई है वो कैसी है? कैपिटल आर है, ठीक है।
फिर इसके बाद दूसरी जो हमको दिखाई दे रही है वो कैसी है, कैपिटल आर स्मॉल आर प्रकार की है। और तीसरी जो हमको दिखाई दे रही है वो स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या थे भैया, ये सफेद पुष्प थे, यानी कि अप्रभावी जीन थे। तो हमने क्या देखा कि ये आप देख सकते हैं स्मॉल आर का जीन जो था, स्मॉल आर किसका है भैया, स्मॉल आर जो एलील है ये सफेद पुष्प का है। तो सफेद पुष्प का जीन जो है, ठीक है, यहां पे लाल रंग के पुष्प के जीन के साथ उपस्थित है, लेकिन प्रभावी नहीं है। इस कारण से अपना लक्षण जो है यौवन पीढ़ी में नहीं दिखा पाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि मेंडल का पृथक्करण का नियम यही तो कहता है कि जब हम एक जोड़ी लक्षण को लेकर आपस में उनके मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में तो हमको प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, लेकिन जो हमारा अप्रभावी लक्षण है, जैसे हमारे सफेद पुष्प का जो लक्षण है स्मॉल आर जीन, ये भी तो उपस्थित है साथ में। तो हमने क्या कहा कि दोनों लक्षण के जीन जो है साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए, ये दोनों भले ही साथ साथ हैं लेकिन एक दूसरे से मिलते कभी नहीं है। और जैसे ही युग्मक का निर्माण हुआ, यहाँ पे जैसे ही अलग अलग संतानें बनी, तो आप देख सकते हैं स्मॉल आर जीन जो है पुनः से अलग हो गया, यानी जो हमारे सफेद रंग के पुष्प थे, यानी जो अप्रभावी लक्षण थे, ये पुनः से प्रकट हो जाते हैं। और F2 पीढ़ी में ये जो अप्रभावी लक्षण हमको प्राप्त हो गया है, इसका फिर से प्रकट होना यही दर्शाता है कि ये जीन जो है, ठीक है, भले ही अपने लक्षण जो है यौवन पीढ़ी में नहीं दिखा पाए थे, लेकिन ये प्रभावी जीन के साथ साथ ही रहते हैं। तो मेंडल के इसी नियम को तो हम कहते हैं पृथक्करण का नियम, कि यौवन पीढ़ी में भले ही हमको लाल पुष्प दिखाई दे गए, भले ही हमको केवल प्रभावी लक्षण दिखाई दिए, लेकिन F2 पीढ़ी जैसे ही प्राप्त हुई, युग्मक का निर्माण जैसे ही हुआ, फिर से हमको यहाँ पे सफेद रंग के लक्षण जो है प्राप्त हो जाते हैं, सफेद पुष्प यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो जीन है, स्मॉल आर जो जीन है, ये कैपिटल आर के साथ उपस्थित होता है, लेकिन इसके साथ कभी भी आपस में मिलता नहीं है। और जैसे युग्मक का निर्माण होता है, ये आपस में अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप इनका जीन प्ररूप अनुपात निकालेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैपिटल आर की संख्या कितनी है, 1 है, तो कैपिटल आर के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 1 2 हैं, ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हो गए, 2 हो गए। फिर स्मॉल आर कितने हैं, यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। यानी अगर कोई हमसे पूछे कि एक संकर संकरण में जीनोटाइप रेशियो कितना होता है, तो लंबे पौधे कितने हैं, 2 लंबे पौधे यहाँ पे हैं और 1 लंबा पौधा ये है, यानी टोटल लंबे पौधे हो गए 3 और बौना पौधा कितना है, 1। या यहाँ पे आप क्या निकाले हैं, यहाँ पे आप लाल पुष्प और सफेद पुष्प निकाले हैं, तो आप बता देंगे कि लाल पुष्प कितने हैं टोटल, 2, यहाँ पे 2 लाल पुष्प ये हो गए और 1 ये, तो 3 लाल पुष्प हो गए। और यहाँ पे सफेद पुष्प कितने हैं, 1, तो 3:1, ये क्या प्राप्त हो गया, जीनोटाइप रेशियो जो है प्राप्त हो गया। अब अगर आप लक्षण प्ररूपी अनुपात निकालें तो लक्षण प्ररूपी अनुपात भी आपका क्या आएगा, देखिए लक्षण प्ररूपी अगर अनुपात आप लोग निकालते हैं तो कैपिटल आर का लक्षण कितना है, 1 है। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2 हैं। फिर स्मॉल आर कितने हैं, 1 है। तो 1:2:1 जो है इनमें क्या हो जाएगा, जीन प्ररूपी अनुपात प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका जीन प्ररूपी अनुपात यानी कि जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, जीनोटाइप रेशियो अगर आप देखें तो जीन की संरचना कितने प्रकार से प्राप्त हो रही है, कैपिटल आर 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2 हैं, और स्मॉल आर के जीन कितने हैं, 1 हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप रेशियो जो आपका निकल करके आएगा, जीनोटाइप रेशियो वो आपका आएगा क्या, 1:2:1। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं लक्षण प्ररूपी अनुपात की, ठीक है, यानी कि फिनोटाइप रेशियो की, तो फिनोटाइप रेशियो जो आप निकालेंगे, फिनोटाइप रेशियो में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 3 हमको लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे पुष्प प्राप्त हो रहे हैं, और 1 पुष्प जो है हमको कैसा प्राप्त हो रहा है, सफेद। तो लंबे यानी कि यहाँ पे चूंकि हमने लाल पुष्प लिया तो आप लंबे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आप रेड फ्लावर लिए हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप रेशियो में हमको क्या प्राप्त हुआ, 3 प्रकार के यहाँ पे फ्लावर के 3 प्रकार के जीनों का संगठन प्राप्त हुआ है। तो 1:2:1 जो है जीन प्ररूपी अनुपात प्राप्त हो गया, और 3:1 जो है लक्षण प्ररूपी अनुपात यानी कि फिनोटाइप रेशियो हमको प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे रेड फ्लावर है यानी कि जो लाल पुष्प है उनकी संख्या टोटल कितनी है, 2 1 3, और यहाँ पे जो सफेद पुष्प है उनकी संख्या कितनी है, 1। तो सिंपल सी बात है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को हम पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने एक जोड़ी लक्षण लिया और इनके मध्य क्रॉस करा दिया। तो जब हमने इनके मध्य क्रॉस कराया तो दोनों लक्षण के जीन जो हैं एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं लेकिन बिना मिले हुए, जिस कारण से F2 पीढ़ी में पुनः से अप्रभावी जीन जो है व्यक्त हो जाता है। जो अप्रभावी लक्षण था ये भी F2 पीढ़ी में फिर से व्यक्त हो जाता है। तो आप जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो निकालना भी आसानी से सीख गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मेंडल का पृथक्करण का नियम भी समाप्त हो गया और मेंडल का प्रभाविता का नियम भी समाप्त हो गया। तो दोनों नियम उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब मेंडल का तीसरा नियम है जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो मेंडल का ये एक ऐसा पहला नियम है जिसमें मेंडल ने 2 जोड़ी विपरीत यानी कि विरोधी लक्षणों को लेकर के आपस में क्रॉस कराया। तो मेंडल ने क्या किया, सिंपल सी बात है, अगर आप इसकी परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा भी इसकी काफी आसान है। जब 2 या 2 से अधिक
विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की जो वंशागति होती है ये स्वतंत्र रूप से होती है। स्वतंत्र रूप से होती है वंशागति, इसका मतलब क्या है कि एक लक्षण की वंशागति जो है किसी भी प्रकार से दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है, जिस कारण से इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मतलब इसमें एक लक्षण की वंशागति जो है दूसरे लक्षण की वंशागति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है, अर्थात लक्षण जो है स्वतंत्र रूप से होते हैं, जिस कारण से इनको हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो ये जो है द्विसंकर संकरण पर आधारित मेंडल का नियम है। मेंडल ने क्या किया, इस नियम में मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने दो ऐसे मटर के पौधों में क्रॉस कराया जिसमें एक मटर के पौधों के बीज का रंग कैसा था, पीला था, और आकार कैसा था, गोला था। मतलब इन्होंने गोल व पीले बीज लिया, ठीक है, और इसका क्रॉस उन्होंने क्या किसके साथ करा दिया, इसका क्रॉस उन्होंने किसके साथ करा दिया, झुर्रीदार और हरे बीज के साथ। ठीक है, तो मेंडल ने दो जोड़ी लक्षण लिए, दो जोड़ी लक्षण मतलब चार लक्षण। ठीक है, तो मेंडल ने गोल व पीले बीज लिया, ठीक है, यानी कि येलो, और आप देखेंगे कि राउंड शेप्ड का उन्होंने बीज ले लिया, और इसका उल्टा लक्षण यानी कि इसका विपरीत या विरोधी लक्षण उन्होंने क्या ले लिया, झुर्रीदार और हरा बीज ले लिया। ठीक है, जो कि आकार में कैसा था, झुर्रीदार था, और साथ ही साथ रंग कैसा था बीज का, हरा था। तो जब मेंडल ने क्या किया कि दो जोड़ी लक्षण लिया, गोल व पीले बीज लिया, जिसके लिए उन्होंने क्या लिया, यहाँ पे गोल के लिए उन्होंने कैपिटल आर एल लिए, और पीले के लिए उन्होंने कैपिटल बाई लिया। वहीं झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर और हरे बीज के लिए स्मॉल वाई। तो इन्होंने आपस में जब क्रॉस कराया तो हमको यहाँ पे F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। ठीक है, F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा हमको, एक कैपिटल आर आ गया यहाँ से, एक कैपिटल बाई आ गया, और यहाँ से भी क्या आ गया, एक स्मॉल आर आ गया यहाँ से, और एक स्मॉल वाई आ गया। तो ये चारों मिल गए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब जब इन्होंने इनका आपस में क्रॉस कराया, आपस में एक दूसरे से क्रॉस कराया इन्होंने, तो इन्होंने देखा कि कुल 16 प्रकार की संतानें जो है प्राप्त होती है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे जब इन्होंने क्या किया कि इसमें कौन कौन से जीन उपस्थित हैं, एलील कौन कौन से उपस्थित हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई उपस्थित है यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने चारों लक्षण को आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस करा दिया। तो जब इन्होंने क्रॉस करा दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 16 प्रकार की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 प्रकार की संतानें जो है यहाँ पे प्राप्त होती है। तो मेंडल ने क्या किया कि जब दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को लेकर के आपस में क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि कुल 16 प्रकार की संतानें जो है प्राप्त होती है। अब टोटल 16 प्रकार की संतानें जो प्राप्त हुई है उसमें से मेंडल ने जीन प्ररूपी अनुपात निकाला और उन्होंने लक्षण प्ररूपी अनुपात निकाला। तो जब उन्होंने जीन प्ररूपी अनुपात और लक्षण प्ररूपी अनुपात निकाला तो आप देख सकते हैं कि लक्षण प्ररूपी अनुपात में 4 प्रकार के लक्षण जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ लक्षण तो सेम जनकों के समान होते हैं, जैसे गोल व पीले बीज भी प्राप्त होते हैं हमको। इसके अलावा झुर्रीदार एवं पीले बीज यानी कि ये नए प्रकार के यहाँ पे जीन जो है प्राप्त होते हैं, संतानें प्राप्त होती है। फिर गोल एवं हरे बीज तो प्राप्त होंगे ही, क्योंकि हमने जनक में लिया था। ठीक है, तो हमने गोल एवं पीले बीज लिया था तो गोल एवं पीले बीज प्राप्त हो गए, और हमने झुर्रीदार एवं हरे बीज भी लिया था तो पहला वाला जो लक्षण है और दूसरा वाला लक्षण ये तो हमने सेम प्राप्त हो गया हमको जनकों के समान। तो 2 लक्षण तो हमको जनकों के समान प्राप्त हो गए, और यहाँ पे 2 नए प्रकार के लक्षण भी प्राप्त हो गए, झुर्रीदार एवं पीले बीज और गोल एवं हरे बीज। ठीक है, ये नए प्रकार के लक्षण हैं। तो टोटल जब मेंडल ने 2 लक्षण को लेकर के आपस में क्रॉस कराया तो टोटल 16 प्रकार की संतानें जो है प्राप्त होती है, जिसमें से 4 प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, गोल एवं पीले बीज, झुर्रीदार एवं पीले बीज, गोल एवं हरे बीज और झुर्रीदार एवं हरे बीज। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के लक्षण जो है दिखाई देते हैं। अगर आप लक्षण प्ररूपी अनुपात देखेंगे तो लक्षण प्ररूपी अनुपात आप देख सकते हैं टोटल गोल एवं पीले बीज कितने प्राप्त होते हैं हमको 9 प्रकार, 9 गोल एवं पीले बीजों की संख्या कितनी प्राप्त होती है 9। वहीं गोल एवं हरे बीज की संतानें कितनी प्राप्त होती है 3। झुर्रीदार एवं पीले बीज जो होते हैं इनकी संख्या कितनी प्राप्त हुई हमको 3, और झुर्रीदार एवं हरे बीज जो प्राप्त हुई हमको उनकी संख्या कितनी प्राप्त हुई 1। तो टोटल 16 संतानों में से हमने क्या देखा कि 4 प्रकार के लक्षण प्राप्त हुए हैं, 9 गोल एवं पीले बीज प्राप्त हुए हैं, 3 जो है गोल एवं हरे बीज, झुर्रीदार एवं पीले बीज कितने प्राप्त हो गए 3, और झुर्रीदार एवं हरे बीज कितने प्राप्त हो गए 1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि द्विसंकर संकरण का जो फेनोटाइप रेशियो होता है, यानी जो लक्षण प्ररूपी अनुपात होता है वो कितना प्राप्त होता है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 9:3:3:1 ये अनुपात प्राप्त होता है।
तो मेंडल के स्वतंत्र व्यूहन के नियम में यानी द्विसंकर संकरण में ये फिनोटाइप रेशियो जो है प्राप्त होता है। तो फिनोटाइप रेशियो आपको याद रखना है, कुछ इस प्रकार से निकाल लेना है, ठीक है। तो मेंडल ने आप जब भी मेंडल ने क्या किया कि द्विसंकर संकरण कराया तो मेंडल ने क्या देखा कि 4 प्रकार के लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मेंडल ने लक्षण प्ररूपी अनुपात निकाल दिया। अब अगर मेंडल के इस द्विसंकर संकरण में यानी कि अगर हम स्वतंत्र व्यूहन के नियम में देखें जीनोटाइप रेशियो यानी कि जीन प्ररूपी अनुपात, तो जीन प्ररूपी अनुपात यहां पे हमको कितने प्रकार से प्राप्त होता है? 9 प्रकार से। कितने प्रकार से? 9 यहां पे जीन प्ररूपी अनुपात जो है प्राप्त होंगे। कितने? 9 प्रकार से। आप देख सकते हैं एक जीन का संगठन किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो ये जो है एक प्रकार से यहाँ पे जीनों का संगठन हो गया। फिर दूसरा जो लक्षण है जीन का, यहाँ पे अलग प्रकार से जीन प्राप्त हो रहा है। कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आ गया, यहाँ पे कैपिटल वाई तो ठीक है, लेकिन कैपिटल आर के साथ यहाँ पे स्मॉल आर आ गया। तो एक और यहाँ पे, ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई इनकी संख्या कितनी है? 2 है। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गए यहाँ पे। तो एक और जीन का संगठन चेंज हो गया, यहाँ पे कैपिटल वाई की जगह में यहाँ पे स्मॉल वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी हो गया और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई भी हो गया। तो इस प्रकार से टोटल जो है आप देख सकते हैं कि 9 प्रकार से जो है जीनोटाइप रेशियो जो है प्राप्त होता है मेंडल के द्विसंकर संकरण पे यानी कि स्वतंत्र व्यूहन के नियम में। तो मेंडल ने स्वतंत्र व्यूहन के नियम में क्या बताया कि जब हम 2 जोड़ी लक्षणों को लेते हैं और उनके मध्य क्रॉस कराते हैं तो दोनों लक्षणों की जो वंशागति होती है ये स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की जो वंशागति होती है ये दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। तो मेंडल ने सिंपल सा क्या कराया, मेंडल ने 2 जोड़ी लक्षण लिया और उनके मध्य क्रॉस करा दिया। गोल एवं पीले बीज लिया, इसका क्रॉस इन्होंने झुर्रीदार एवं हरे बीज के साथ करा दिया। तो आपस में जब इन्होंने इनका क्रॉस कराया तो टोटल 16 प्रकार की संतानें प्राप्त होती है, जिसमें 9 प्रकार के यहाँ पे जीन प्ररूप हमको प्राप्त होते हैं और 4 प्रकार के यहाँ पे टोटल हमको क्या प्राप्त होते हैं? 4 प्रकार के लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त हो सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। तो लक्षण प्ररूपी अनुपात अगर आपसे कोई पूछे तो 9:3:3:3:1 ये जो है लक्षण प्ररूपी अनुपात जो है प्राप्त होता है मेंडल के स्वतंत्र व्यूहन के नियम में। चलिए अब हम बात करते हैं मेंडल नियम के अपवाद की। तो मेंडल नियम के कई सारे इंपॉर्टेंट अपवाद हैं, जिसमें सबसे पहला है अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है सह प्रभाविता, तीसरा है बहुविकल्पिता, ठीक है, और चौथा है बहुप्रभाविता, ठीक है, बहुविकल्पिता और बहुप्रभाविता। इसके अलावा एक और है जिसको हम बोलते हैं सहलग्नता। तो 5 मेंडल नियम के एक्सेप्शन यानी कि अपवाद हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, क्योंकि 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंडल के नियम के अपवाद से जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मेंडल नियम के अपवाद में 2 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, जो है कि जो पहला है अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा है सह प्रभाविता। इसके अलावा सहलग्नता भी है, जहां से डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है, लेकिन सहलग्नता से लॉन्ग क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते, इसलिए आपको अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस को अच्छे से कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता की यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो आपने मेंडल के प्रभाविता के नियम को पढ़ा है। मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब हम एक जोड़ी लक्षण को आपस में लेते हैं और जब उनके मध्य हम क्रॉस कराते हैं तो हमको F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, ठीक है। मेंडल का यह प्रभाविता का नियम कहता है। तो ये जो अपूर्ण प्रभाविता है ये मेंडल के प्रभाविता के नियम का एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि जब हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को आपस में लेते हैं और जब हम उनके मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होता है? F1 पीढ़ी में ना तो हमको यहाँ पे प्रभावी लक्षण प्राप्त होता है और ना ही हमको अप्रभावी लक्षण प्राप्त होता है, बल्कि यहाँ पे हमको एक मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। जैसे मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने जब लाल रंग के पुष्पों का क्रॉस जो है सफेद रंग के पुष्प के साथ कराया, ठीक है। तो लाल रंग के पुष्प के लिए उन्होंने कैपिटल आर लिया और सफेद पुष्प के लिए उन्होंने क्या लिया? स्मॉल आर। जब आपस में इन्होंने क्रॉस कराया तो एक कैपिटल आर आ गया, यहाँ से एक स्मॉल आर आ गया। तो जो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें ना तो हमको लाल रंग के जीन जो है प्राप्त हुए, मतलब ना तो लाल रंग के पुष्प प्राप्त हुए और ना ही सफेद रंग के पुष्प प्राप्त हुए, बल्कि F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प जो है, पिंक कलर के पुष्प जो है प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेंडल के नियम का एक्सेप्शन है। अगर आप मेंडल के नियम के एक्सेप्शन की बात करेंगे तो सबसे बढ़िया जो एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है मेंडल के नियम का, वो देखने को मिलता है आपको गुलाब बांस के अंदर, ठीक है। गुलाब बांस तो ये नॉर्मल सा देसी नाम है, लेकिन आपको याद रखना है मेन एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा ये फेमस नेम है और मिराबिलिस जलापा को ही हम ग्रामीण भाषा में गुलाब बांस के नाम से भी जानते हैं।
तो गुलाब बांस में आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। गुलाब बांस यानी कि मिराबिलिस जलापा के पोलन ग्रैंड भी बहुत बड़े होते हैं। आप सबसे पहले ये भी पढ़ते हैं कि सबसे बड़े पोलन ग्रैंड किसके होते हैं, तो आप लोग देखते हैं क्या, आप लोग देखते हैं कि जो मिराबिलिस जलापा इसके पोलन ग्रैंड भी बहुत लंबे होते हैं। तो मिराबिलिस जलापा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मेंडल के प्रभाविता के नियम का। ठीक है, तो मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है उसका एक्सेप्शन है अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता आपको देखने को मिलेगी किसमें, मिराबिलिस जलापा में। जैसे ही मेंडल ने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने लाल रंग के पुष्प लिया और लाल रंग के पुष्पों का क्रॉस जो है सफेद रंग के पुष्पों के साथ करा दिया गया, तो वैसे ही देखा गया कि F1 पीढ़ी में हमको ना तो लाल रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं और ना ही सफेद रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं, बल्कि यहाँ पे एक नए प्रकार के पुष्प जो है प्राप्त होते हैं, गुलाबी रंग के पुष्प जो है प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना तो हमको प्रभावी लक्षण दिखाई दिया F1 पीढ़ी में और ना ही हमको अप्रभावी लक्षण दिखाई दिया, बल्कि हमको इन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है, यानी एक नया ही लक्षण यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया। तो यही है मेंडल का अप्रभाविता का जो अपूर्ण प्रभाविता है उसका नियम। ठीक है, तो ये मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है। प्रभाविता का नियम क्या कहता था कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि यहाँ पे प्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देता है, बल्कि यहाँ पे एक नया लक्षण यानी कि इन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण जो है यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये है मेंडल का अपूर्ण प्रभाविता, या आप इसको ये कह सकते हैं कि ये मेंडल के नियम का अपवाद है। ठीक है, मेंडल के तीन ही नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम का पहला अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, जो कि प्रभाविता नियम का अपवाद है। प्रभाविता नियम के अनुसार इसमें कोई भी शर्तें लागू नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस की। तो सह प्रभाविता क्या कहलाती है, जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को आपस में लेकर के क्रॉस कराया जाता है उनके मध्य, तो F1 पीढ़ी में दोनों ही लक्षण अपना समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दो लक्षण लिया, हमने यहाँ पे लाल मवेशी लिए हैं और लाल मवेशी का क्रॉस हमने करा दिया सफेद मवेशी के साथ। तो क्या कह रहा है कि F1 पीढ़ी में दोनों ही लक्षण यानी हमारा जो प्रभावी लक्षण होगा, जैसे लाल मवेशी है और सफेद मवेशी, तो दोनों ही लक्षण जो है अपना समान रूप से प्रभाव जो है उत्पन्न करेंगे, चाहे वो प्रभावी लक्षण हो या अप्रभावी लक्षण हो, दोनों ही लक्षण जो है अपना समान रूप से प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो सह प्रभाविता में यही देखा गया कि कोडोमिनेंस का मतलब क्या है कि जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को आपस में लिया गया और जब उनके मध्य क्रॉस कराया गया, तो देखा गया कि F1 पीढ़ी में ना तो यहाँ पे प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा है ना ही अप्रभावी लक्षण, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों ही लक्षण जो है अपना समान रूप से प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या देखा गया कि कुछ मवेशियों में उनकी जो त्वचा का रंग होता है ये सह प्रभाविता को दर्शाता है। जब लाल मवेशी का क्रॉस कराया गया किसके साथ, सफेद मवेशी के साथ कराया गया, तो यहाँ पे जो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, इस F1 पीढ़ी में हमको कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पे हमको चित्त कवरे रंग के मवेशी जो है प्राप्त हुए हैं। आप देख भी सकते हैं, अपने ग्रामीण जीवन में भी आप देख सकते हैं, आपके आसपास आपके घर में जो गाय होती है उससे जो बछड़ा या कि जो भी बछिया आपके देखे होंगे जो भी प्राप्त होती है, आपको क्या देखने को मिलता है कि उसके रंग में दो, उसके जो बॉडी होती है उसके बॉडी में दो अलग अलग रंग के जीन जो है अपने लक्षण व्यक्त किए रहते हैं, जिस कारण से उसमें दो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। जैसे हमारे घर में एक गाय है तो उसमें हमने देखा कि उसके सर तरफ जो है व्हाइट कलर है और पीछे की पूरी बॉडी कैसी है, ब्लैक है, मतलब उसके शरीर में दो प्रकार के कलर जो है दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेंडल के प्रभाविता के नियम का एक्सेप्शन यानी कि अपवाद जो है निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि मवेशियों में जो त्वचा का रंग होता है ये सह प्रभाविता दर्शाता है। मतलब यहाँ पे प्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं F1 पीढ़ी में, बल्कि यहाँ पे दोनों ही लक्षण अपना समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं और इसी को हम सह प्रभाविता कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही लक्षण जिनका हमने आपस में क्रॉस कराया है, दोनों ही लक्षण यहाँ पे समान रूप से प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिस कारण से इस नियम को हम सह प्रभाविता कहते हैं यानी कि कोडोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है कि लाल मवेशी का क्रॉस हम जब सफेद मवेशी के साथ कराते हैं तो जो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें हमको चित्त कवरे रंग के मवेशी प्राप्त होते हैं। अगर इनमें हम स्वपरागण करा दें, आपस में इनका क्रॉस करा दें, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस आपस में करा दें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको 1:2:1 ये हमको प्राप्त होता है जीनोटाइप रेशियो, और यहाँ पे हमको लाल रंग के मवेशी प्राप्त होते हैं 1, चित्तकबरे मवेशी प्राप्त होते हैं 2 और सफेद मवेशी प्राप्त होते हैं 1। ठीक है, यानी यहाँ पे जीन प्ररूपी अनुपात भी कितना है, 1:2:1 है, और लक्षण प्ररूपी अनुपात भी कितना है, 1:2:1 है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार
प्रकार से मेंडल के ये दोनों इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जिनको आपको डेफिनेट रूप से तैयार करके रखना है आपके एग्जाम के लिए। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, ये दोनों अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं बहुप्रभाविता क्या होती है, यानी कि प्लियोट्रॉपी क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक जीन है और वो एक जीन ही 2 या 2 से अधिक लक्षण का निर्धारण करता है, ठीक है। तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं क्या, बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता का मतलब क्या है कि किसी एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक लक्षण प्ररूपी अनुपात उत्पन्न करने की क्षमता को हम बहुप्रभाविता कहते हैं। यानी हमारे पास कोई मान लीजिए एक ही क्या है, जीन है, और वो एक ही जीन 2 या 2 से अधिक लक्षण प्ररूपी अनुपात का निर्धारण करता है, तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं क्या, इसी क्रिया को बोलते हैं बहुप्रभाविता। तथा ऐसे जीनों को हम बहुप्रभावी जीन बोलते हैं। मान लीजिए कोई जीन जो है 2 या 2 से अधिक लक्षण का निर्धारण कर रहा है, तो ऐसे जीन को हम बोलेंगे बहुप्रभावी जीन। तथा इस प्रकार की घटना को हम क्या बोलते हैं, बहुप्रभाविता यानी कि प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। बहुप्रभाविता की अगर हम बात करते हैं तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। मानव में एक वंशानुगत रोग होता है जिसका नाम आपने सुना है सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्तता रोग, ठीक है। तो इसमें ये जो है घटना देखने को मिलती है। जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है इसमें यह देखने को मिलता है कि इसमें एक ही जीन होता है, ठीक है, और इसमें एक ही जीन जो है सिकल सेल एनीमिया रोग तो उत्पन्न करता ही करता है, साथ ही साथ ये और कई सारे लक्षण जो हैं व्यक्त करता है, ठीक है। मनुष्य में एक अप्रभावी जीन होता है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल एस, क्या बोलते हैं इसको हम, स्मॉल एस बोलते हैं। तो मनुष्य में जो एक अप्रभावी जीन होता है, ये एस होता है, जो एस जीन है, ये समयुग्मजीय अवस्था में अगर मान लीजिए होता है तब यह रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। जब भी यह विषमयुग्मजीय अवस्था में रहेगा तो रोग उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन अगर समयुग्मजीय अवस्था में ये अप्रभावी जीन एस अगर उपस्थित है तो ये जो है रोग उत्पन्न करता है। तो अगर ये अप्रभावी जीन एस जो है समयुग्मजीय अवस्था में है तब तो ये रोग उत्पन्न करेगा, सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न करता है। और इसके अलावा यह अगर समयुग्मजीय अवस्था में होता है तो यह जीन जो है अन्य कई सारे प्रभाव जैसे कि कमजोरी उत्पन्न करता है शरीर के अंदर, फिर सिर दर्द उत्पन्न कर सकता है शरीर के अंदर, तथा पीलिया रोग शरीर के अंदर उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार से यह एक बहुप्रभावी होता है। मतलब ये जो जीन है अप्रभावी जीन है, ये अप्रभावी जीन जो एस है, ये अप्रभावी जीन एस जो है कई सारे अलग अलग लक्षण का निर्धारण कर सकता है। यानी ये सिकल सेल एनीमिया रोग भी उत्पन्न करता है अगर समयुग्मजीय अवस्था में है तो। इसके अलावा शरीर में कमजोरी, सिर दर्द उत्पन्न कर सकता है। मतलब जीन तो यहाँ पे एक ही है, लेकिन ये एक ही जीन कई अलग अलग लक्षणों का निर्धारण कर सकता है। तो आपको ये समझ में आया कि बहुप्रभाविता का मतलब क्या है, कि कोई ऐसा जीन जो कि एक साथ 2 या 2 से अधिक लक्षणों का निर्धारण करे, ऐसे जीन को हम बोलते हैं बहुप्रभावी जीन, और इस प्रकार की घटना को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। तो बहुप्रभाविता की जो घटना होती है इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है कि मानव में जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है इसमें क्या होता है कि एक अप्रभावी जीन स्मॉल एस होता है, और इस अप्रभावी जीन एस के कारण ही जो है सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा यह शरीर में कमजोरी, सिर दर्द व पीलिया जैसे रोगों को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बहुप्रभाविता क्या होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो ड्रोसोफिला जो मक्खी होती है उसमें श्वेत आंख का जो जीन होता है डब्ल्यू होता है, वो आंख के रंग का तो निर्धारण करता ही है, साथ ही साथ जो मादा की शुक्र ग्राहिका होती है उसके आकार को भी प्रभावित करता है, ठीक है। यानी ड्रोसोफिला मक्खी में जो आंख के रंग का निर्धारण करने वाला जीन होता है ये होता है डब्ल्यू जीन। तो ये डब्ल्यू जीन न केवल ड्रोसोफिला मक्खी के आंख के रंग का निर्धारण करता है बल्कि मादा के शुक्र ग्राहिका के अंदर आकार को भी प्रभावित करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक ही जीन जो है 2 लक्षणों को यहाँ पे निर्धारित कर रहा है या 2 से अधिक लक्षणों को निर्धारित कर रहा है, ठीक है। तो यही घटना कहलाती है बहुप्रभाविता, ठीक है। तो बहुप्रभाविता में क्या होता है कि हंसियाकार हो जाता है। आरबीसी का जो आकार होता है, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो आप लोग इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मनुष्य में जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है यह एक अप्रभावी जीन के कारण होता है, और इस अप्रभावी जीन के कारण असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है मानव के अंदर, तो हीमोग्लोबिन को हम एचबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन में क्या है, ये अप्रभावी जीन एस उपस्थित है, तो ये क्या कर सकता है कि आरबीसी के आकार को हंसियाकार कर देता है, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाता है कि जैसे ही
हीमोग्लोबिन जो होता है ये सामान्य हीमोग्लोबिन से जगह असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। तो मनुष्य में जो सिकल सेल एनीमिया रोग एक अप्रभावी जीन का उदाहरण होता है, यह अप्रभावी जीन के कारण होने वाला रोग होता है। ठीक है, इस अप्रभावी जीन के कारण, किस अप्रभावी जीन के कारण, तो ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड में आरबीसी उपस्थित होती है और आरबीसी उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में अगर मान लीजिए ये अप्रभावी जीन एस उपस्थित हो गया है तो ये अप्रभावी जीन जो है यही क्या करता है, ये जो है सिकल सेल एनीमिया रोग जो है उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस अप्रभावी जीन के कारण सामान्य हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती है जिनमें असामान्य हीमोग्लोबिन पाया जाता है नष्ट हो जाती हैं आरबीसी, और उनका आकार जो है गोल की जगह क्या हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया रोग आपको याद रखना है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बहुप्रभाविता का। तो बहुप्रभाविता में क्या है कि मेंडल ने क्या कहा था कि एक जीन जो है एक ही लक्षण का निर्धारण करता है, लेकिन बहुप्रभाविता में क्या देखा गया, बहुप्रभाविता में यह देखा गया कि एक ही जीन कई अलग अलग लक्षणों का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जीन जब कई अलग अलग लक्षणों का निर्धारण कर सकता है तो ये तो फिर मेंडल के नियम का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया ना। मेंडल ने क्या बताया कि एक जीन जो है एक ही लक्षण का निर्धारण करेगा, जबकि यहाँ पे एक जीन जो है बाद में देखा गया कि एक जीन जो है कई अलग अलग लक्षणों का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया जो रोग होता है ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसका, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बहुप्रभाविता का। तो बहुप्रभाविता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया रोग। ये जो है अप्रभावी जीन एस के कारण होता है। अगर समयुग्मजीय अवस्था में अप्रभावी जीन, जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन हमारे पास है, तो हीमोग्लोबिन में अगर समयुग्मजीय अवस्था में, दोनों हीमोग्लोबिन में अगर समयुग्मजीय अवस्था में मान लीजिए ये जीन उपस्थित हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है, व्यक्ति के अंदर सिकल सेल एनीमिया रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सिकल सेल एनीमिया का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है और बहुप्रभाविता को व्यक्त करता है। चलिए, इसके बाद अगला जो मेंडल नियम का अपवाद है वो है बहुविकल्पिता। बहुविकल्पिता को हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, तो मेंडल के अनुसार किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो कारक या एलील जो हैं पाए जाते हैं। मेंडल ने क्या बताया था कि अगर किसी एक लक्षण को निर्धारित करना है तो उसके लिए दो कारक या एलील जो हैं पाए जाते हैं, परंतु बाद में यह देखा गया कि किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो से अधिक एलील्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं एलील्स को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स कहते हैं। तथा इस घटना को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं या हम बहुप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म या बहुप्रभाविता कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बहुविकल्पिता का मतलब यह है, हमको एक चीज ये समझ में आ गई कि मेंडल ने तो ये बताया था कि किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो जीन या दो जीन पाए जाते हैं, दो कारक या एलील पाए जाते हैं, लेकिन बाद में ये देखा गया कि दो से अधिक जीन, यानी कि दो से अधिक जीन भी मिल करके किसी एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, यानी एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने तो सीधा सा ये देखा था कि किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो कारक या एलील पाए जाते हैं, जबकि बाद में ये देखा गया कि दो से अधिक कारक या एलील या जीन मिल करके भी किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। तो ऐसे एलील को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे एलील्स को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स कहते हैं। मतलब दो से अधिक मान लीजिए एलील्स हैं और ये एलील्स आपस में मिलकर के किसी एक लक्षण का निर्धारण कर रहे हैं, तो ऐसे एलील्स को हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं तथा इस घटना को हम मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं या हम बहुप्रभाविता कहते हैं। बहुप्रभाविता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रक्त समूह की वंशागति। आप लोग आसानी से सीख सकते हैं रक्त समूह की वंशागति कैसे निर्धारित की जाती है। रक्त समूह की वंशागति को निर्धारित करने के लिए आपको बस कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, कई बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, रक्त समूह की वंशागति कैसे निकालते हैं तो वो आपको तुरंत यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मानव में क्या होता है कि रक्त समूह को निर्धारित करने वाले कारक जो है बहुविकल्पिता का सबसे अच्छा उदाहरण है। बहुविकल्पिता का अगर आप उदाहरण देखेंगे तो रक्त समूह का जो निर्धारण करने वाले कारक या एलील होते हैं, ये सबसे बढ़िया जो है एग्जाम्पल है किसके, मल्टीपल एलिलिज्म के, यानी कि बहुविकल्पिता के। ठीक है, तो रक्त समूह की अगर हम बात करते हैं तो मानव के अंदर 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो है मानव के अंदर देखने को मिलते हैं। RH फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यदि रक्त समूह में RH फैक्टर उपस्थित होता है तो रक्त समूह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर RH फैक्टर उपस्थित नहीं होता है इसका मतलब हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ब्लड ग्रुप हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है ये भी आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि मान लीजिए माता और पिता
माता और पिता में से अगर दोनों का ब्लड ग्रुप मान लीजिए आपस में एक दूसरे का ब्लड ग्रुप मिलता है तो कितने प्रकार के रक्त समूह या संतानें जो है संतानों का रक्त समूह कितने प्रकार से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 प्रकार से रक्त समूह टोटल प्राप्त होगा। 10 प्रकार से माता और पिता के ब्लड ग्रुप आपस में मिल सकते हैं और उनके मिलने से संतानों का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा आ सकता है इसको आपको आसानी से समझना है। मान लीजिए माता या पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है, दोनों का ब्लड ग्रुप मान लीजिए माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, दोनों का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो संतान का ब्लड ग्रुप या तो ए प्राप्त होगा या तो ओ जो है प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार माता और पिता दोनों का ही ब्लड ग्रुप मान लीजिए अगर बी है तो संतान का ब्लड ग्रुप या तो बी प्राप्त होगा या तो ओ प्राप्त होगा। फिर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो संतान का ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है प्राप्त या तो बी हो सकता है या तो ए बी प्राप्त हो सकता है। फिर इसके बाद माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप मान लीजिए अगर ओ है तो संतान का ब्लड ग्रुप केवल और केवल ओ ही आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए माता या पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है और किसी दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या है बी है तो संतान के अंदर ब्लड ग्रुप ए भी आ सकता है, ब्लड ग्रुप बी भी आ सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी भी आ सकता है, ब्लड ग्रुप ओ भी आ सकता है। उसी प्रकार माता पिता में से किसी का एक ब्लड ग्रुप अगर ए है किसी एक का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए बी है तो संतान के अंदर ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप आ सकता है। माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है और किसी दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ है तो संतान के अंदर या तो ए ब्लड ग्रुप आएगा या तो ओ ब्लड ग्रुप आएगा। फिर उसी प्रकार माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप अगर मान लीजिए बी है और दूसरे का ब्लड ग्रुप ए बी है तो संतान के अंदर या तो ए ब्लड ग्रुप आएगा या तो बी या तो ए बी आ सकता है। उसी प्रकार मान लीजिए माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप बी है किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ है तो ब्लड ग्रुप संतानों के अंदर या तो ब्लड ग्रुप बी आएगा या तो ब्लड ग्रुप ओ आएगा। और माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए बी है और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ है तो संतानों के अंदर या तो ब्लड ग्रुप ए आएगा या तो ब्लड ग्रुप बी आएगा। ठीक है, तो टोटल इस प्रकार से कंडीशन जो है प्राप्त हो सकती है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि रक्त समूह की वंशागति जो है कैसे होती है। तो मानव में देखिए क्या होता है, रक्त समूह की वंशागति को निर्धारित करने के लिए 3 प्रकार के एलील पाए जाते हैं। कौन कौन से एलील हैं? तो 3 प्रकार के एलील हैं। आई ए पहला है, दूसरा है आई बी और तीसरा है आई ओ। ठीक है, तो आई ए और आई बी क्या होते हैं, ये दोनों प्रभावी होते हैं और आई ओ क्या होता है, ये अप्रभावी होता है। ठीक है, तो ये जब आपस में तीनों एलील ये आई ए आई बी और आई ओ ये तीनों एलील जब आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलने से 6 प्रकार के जोड़े जो हैं इनके बनते हैं। यानी इनको अगर हम आपस में मिला देते हैं तो इनको आपस में मिलाने से 6 प्रकार के जोड़े जो हैं प्राप्त होंगे। कैसे 6 प्रकार के जोड़े प्राप्त होंगे तो आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए आई ए को हम आई ए के साथ मिला देते हैं तो एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, एलील का। फिर आई ए के साथ अगर मान लीजिए हम आई बी को मिला देते हैं तो एक जोड़ा बन जाएगा। फिर आई ए के साथ अगर मान लीजिए हम आई ओ को मिला देते हैं तो एक जोड़ा बन जाएगा। उसी प्रकार आई बी के साथ अगर हम आई बी को मिला दे तो एक जोड़ा बन जाएगा। फिर आई बी के साथ अगर हम आई ओ को मिला दे तो भी एक जोड़ा बन जाएगा और आई ओ के साथ हम आई ओ को मिला दे तो भी एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल जो है 6 जोड़े यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि तीनों एलील को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो आपस में मिलाने से 6 प्रकार के जोड़े जो हैं यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार के जोड़े यहाँ पे प्राप्त होते हैं। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना सीखना है तो आपको सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा कि 3 प्रकार के जो एलील होते हैं आई ए आई बी और आई ओ ये तीनों प्रकार के एलील मिल करके ही रक्त समूह की वंशागति का निर्धारण करते हैं। जब ये तीनों प्रकार के एलील आपस में मिलते हैं तो ये 6 प्रकार के जोड़े का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज समझना है ब्लड ग्रुप के बारे में। अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो हमको कौन सा जोड़ा लेना पड़ेगा भैया, हमको लेना पड़ेगा या तो आई ए आई ओ का जोड़ा लेना पड़ेगा या तो आई ए और आई ए वाले एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप आप बी रखे हैं तो बी के लिए आपको ये वाला जोड़ा रखना पड़ेगा आई बी आई ओ या तो आपको रखना पड़ेगा आई बी और आई बी रखना पड़ेगा। उसी प्रकार मान लीजिए माता पिता में से दोनों का ब्लड ग्रुप अगर क्या है ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा ए और बी, क्योंकि ए और बी दोनों प्रभावी होते हैं तो जहां पे आई ए और आई बी आएगा वहां पे ए और बी दोनों पॉजिटिव दोनों जो है प्रभावी हैं इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप आएगा। और अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप क्या है ओ है तो हमको आई ओ और आई ओ वाला जोड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है अप्रभावी हैं तो ओ और ओ अप्रभावी है तो ओ ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि वंशागति जो है कैसे निकालना है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। किसी भी मान लीजिए व्यक्ति के अंदर ब्लड ग्रुप का आपको निर्धारण करना है या आपको समझना है कि किस प्रकार से करना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप क्या है,
माता का ब्लड ग्रुप है क्या, ए। ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए। और पिता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। ठीक है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है तो हमको कौन सा जोड़ा लेना पड़ेगा, हमको जोड़ा लेना पड़ेगा आई ए और आई ए, ये जोड़ा लेना पड़ेगा। या दूसरा जोड़ा हम कौन सा ले सकते हैं, आई ए और आई ओ वाला ले सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो हमको कौन सा यहाँ पे एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा, आई ए और आई बी लेना पड़ेगा। ठीक है, इनका अगर आप आपस में क्रॉस कराएंगे तो आई ए का क्रॉस जब आई ए के साथ आप कराएंगे आपस में, तो यहाँ पे आई ए और आई ए वाला एलील प्राप्त होगा। तो जब आई ए और आई ए वाला एलील प्राप्त हो, यानी यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। फिर इस आई ए का क्रॉस अगर आप करा देते हैं किसके साथ, इस आई ए के साथ करा देते हैं, तो भी यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, आई ए के साथ आई ए ही प्राप्त होगा, यानी यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप कौन सा प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त होगा। फिर इसके बाद आप करा सकते हैं आसानी से क्रॉस नीचे का भी। ठीक इसी प्रकार आप आई बी का क्रॉस करा सकते हैं। आई बी का क्रॉस अगर आप कराएंगे किसके साथ, इस आई ए के साथ, तो यहाँ पे आई ए वाला एलील आएगा और यहाँ पे आई बी वाला एलील आएगा, यानी यहाँ पे ए और बी दोनों जो है उपस्थित है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी आ जाएगा। ठीक, फिर अगर आई बी का क्रॉस आप कराते हैं किसके साथ, इस वाले आई ए के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे भी आई ए और आई बी आ जाएगा, यानी आई ए और आई बी जहाँ पे आएंगे वहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप आएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि माता और पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप अगर ए है, पिता का ब्लड ग्रुप अगर ए भी है, तो संतानों का ब्लड ग्रुप देखिए या तो ए आ सकता है, ए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या तो ए बी आ सकता है। ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि माता और पिता में से किसी का भी ब्लड ग्रुप आपको दिया गया है तो संतानों का ब्लड ग्रुप आप इजिली निकाल सकते हैं। तो संतान का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए आया, यहाँ पे भी ए आया, यहाँ पे ए बी आया, मतलब या तो ए आ सकता है या तो ए बी आ सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो संतानों में ब्लड ग्रुप या तो ए आएगा या तो ए बी आ सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी का भी अगर आप मान लीजिए यहाँ पे दिया होता कि माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, माता का ब्लड ग्रुप अगर ओ दिया होता, पिता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए क्या दे देता, यहाँ पे पिता का भी ब्लड ग्रुप यहाँ पे ओ दे देता, तो आपको यहाँ पे कौन सी कंडीशन लेनी पड़ती, माता का ब्लड ग्रुप यहाँ पे अगर ओ है तो हम कौन सा जोड़ा लेते, आई ओ और आई ओ वाला जोड़ा लेते, और यहाँ पे भी आई ओ और आई ओ वाला जोड़ा लेते, और फिर हम आपस में क्या करा देते, इनका क्रॉस करा देते, तो हमको आसानी से समझ में आ जाता कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप जो है संतानों के अंदर प्राप्त हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं संकर पूर्वज संकरण, यानी कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में डेफिनेट रूप से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। तो बैक क्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जब F1 संकर का क्रॉस किसी भी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस। यानी सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि F1 संकर का क्रॉस, F1 संकर क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करा दिया हमने स्मॉल आर के साथ, तो यहाँ पे हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, और F1 पीढ़ी में जो हमको संतानें प्राप्त होगी इसी को हम बोलते हैं F1 संकर। तो इस F1 संकर का क्रॉस जब हम किसी जनक के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे जनक कौन सा था, एक हमारा जनक कौन सा है, कैपिटल आर, और दूसरा जनक कौन सा है, दूसरा जनक है हमारा स्मॉल आर। तो F1 संकर का क्रॉस मतलब F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होता है उसका क्रॉस अगर हम किसी भी जनक के साथ करा देते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, यानी कि संकर पूर्वज संकरण। तो देखिए हमारे पास F1 संकर है और इसका क्रॉस कराने किसी भी पेरेंट्स के साथ, या तो हम प्रभावी जनक के साथ करा सकते हैं या तो हम रेसेसिव यानी कि अप्रभावी जनक के साथ करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रभावी संकर पूर्वज संकरण की बात करते हैं, जो संकर पूर्वज संकरण होता है ये दो प्रकार का होता है। एक है प्रभावी संकर पूर्वज संकरण। प्रभावी संकर पूर्वज संकरण का मतलब है कि इस प्रकार के संकरण में हम F1 पीढ़ी के संकर पादप का संकरण जो है प्रभावी जनक के साथ कराते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे हमने कैपिटल टी मतलब लंबे पौधे का क्रॉस हमने स्मॉल टी यानी बौने पौधे के साथ करा दिया। ये दोनों पेरेंट्स हैं यानी कि जनक हैं, इनका क्रॉस हमने कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमको प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी हमको F1 संतति प्राप्त हुआ, F1 संकर प्राप्त हुआ। तो F1 संकर में हमको क्या प्राप्त हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी का यानी F1 संकर का क्रॉस अगर हम प्रभावी जनक के साथ करा देते हैं, प्रभावी जनक कौन सा है, लंबे पौधे का जीन कैपिटल टी क्या है, यहाँ पे प्रभावी जनक है। तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम किसके साथ करा दें, प्रभावी जनक के साथ यानी कि कैपिटल टी के साथ। तो देखिए आप यहाँ पे अगर हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी का क्रॉस अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ यानी कि इस प्रभावी जनक का क्रॉस जो है हम F1 संकर के साथ अगर कराएंगे
तो हमको जो है इस प्रकार से 4 संतानें प्राप्त होगी, जिसमें से आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल टी आधे प्राप्त होंगे और आधे जो है कैसे प्राप्त होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी आधे जो है समयुग्मजीय अवस्था में प्राप्त होंगे और आधे जो है विषम युग्मजीय अवस्था में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रभावी संकर पूर्व संकरण क्या है या आउट क्रॉस क्या है। ठीक है, तो हमने बताया कि बैक क्रॉस का मतलब क्या है कि अगर F1 संकर का क्रॉस हम किसी भी जनक के साथ करा देते हैं तो ये है हमारा बैक क्रॉस। तो अगर हम प्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस। और आप देख सकते हैं अगला जो है हमारा परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है कि जब हम F1 पीढ़ी के संकर पादप का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो इसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये है कैपिटल टी और इसका क्रॉस अगर हम करा देते हैं स्मॉल टी के साथ, यानी लंबे पौधों का क्रॉस अगर हमने बौने पौधों के साथ कराया तो हमको F1 पीढ़ी में जो है लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो जो हमारा F1 संकर आया है, F1 पीढ़ी में जो संतानें आई है इसको हम F1 संकर बोलते हैं। तो इस F1 संकर का क्रॉस हम अप्रभावी जनक यानी कि ड्वार्फ पौधों के साथ कराएंगे। ठीक है, तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस अगर हम करा दें किसके साथ, इस स्मॉल टी के साथ यानी कि बौने पौधों के साथ, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस या अप्रभावी संकर पूर्वज संकरण भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास क्या है, F1 संतति है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 संकर आया है कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका क्रॉस हमने करा दिया किसके साथ, स्मॉल टी यानी कि अप्रभावी जनक के साथ। ठीक है, तो इसका जब हम क्रॉस कराएंगे आपस में तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास F1 संकर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी क्या है हमारे पास अप्रभावी जनक है। तो जब हमने F1 संकर का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराया तो हमको यहाँ पे 4 प्रकार की संतानें जो है प्राप्त होती है। उसमें विषम युग्मजीय कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्राप्त होते हैं और 2 संतानें हमको समयुग्मजीय अवस्था में अप्रभावी संतानें जो है प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो जो है सेम आता है 1:1 में, जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी अनुपात जो है हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। किसी भी मानव के अंदर लिंग का निर्धारण कैसे होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पुत्र या पुत्री जो है कैसे प्राप्त होते हैं, इनके होने की प्राथमिकता कितनी होती है, ये आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, देखिए मानव में अगर हम बात करते हैं तो मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े, 23 जोड़े। तो मानव की हर एक कोशिका में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी टोटल 46 गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, तो मानव की हर एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम बोलते हैं, और 23वां जोड़ा जो है ये असमान होता है, जिसे हम लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नर में जो 23वें जोड़े होते हैं, तो नर में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें XY गुणसूत्र होता है, और मादा में जो 23वां जोड़ा होता है, मादा में जो 23वां जोड़ा होता है वो XX होता है। ठीक है, नर में 23वां जोड़ा XY गुणसूत्र होता है। ठीक है, नर में 23वां जोड़ा कौन सा होता है, XY, और मादा में 23वां जोड़ा कौन सा होता है, XX गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो निषेचन के समय जब नर का जो X वाला गुणसूत्र है, ठीक है, मादा के X वाले गुणसूत्र के साथ मिलेगा तो होने वाली संतान क्या होगी, X के साथ जब X मिलेगा तो होने वाली संतान क्या होगी, पुत्री होगी। ठीक, लेकिन अगर मादा का जो X गुणसूत्र है निषेचन के समय मान लीजिए बाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिल गया, ठीक है, नर के बाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिल गया तो होने वाली संतान क्या होगी, फिर यहाँ पे पुत्र होगी। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि मानव के हर एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम बोलते हैं, और 23वें जोड़े गुणसूत्र जो है असमान होते हैं, जिन्हें हम लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, और यही लिंग गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो निषेचन के समय आपको समझ में आ गया कि नर के 23वें जोड़े में आपने देखा कि नर का जो 23वां जोड़ा होता है उसमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि मादा का जो 23वां जोड़ा होता है उसमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब जब निषेचन का समय होता है तो निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से, निषेचन के समय क्या होता है, जब किसी अंडाणु से मतलब मादा के किसी भी अंडाणु से, मादा के जो दोनों अंडाणु हैं उसमें XX गुणसूत्री है। ठीक है, तो निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, ठीक है, तो हमें होने वाली संतान जो है पुत्री प्राप्त होती है। तो निषेचन के समय मान लीजिए जो मादा के दोनों गुणसूत्र हैं लिंग गुणसूत्र उसमें XX ही है, तो जाहिर सी बात है कि निषेचन के समय मादा का तो X गुणसूत्र ही आएगा। तो निषेचन के समय जब मादा के X गुणसूत्र से नर का Y गुणसूत्र मिलेगा तो होने वाली संतान क्या होगा, पुत्र होगा।
लेकिन अगर निषेचन के समय मान लीजिए जो मादा है उस मादा के यक्ष गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ पुरुष का अगर यक्ष गुणसूत्र वाला ही शुक्राणु मिल गया तो होने वाली संतान फिर क्या होगी, पुत्री होगी। तो वही यहां पे बताया गया है कि निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु जो है मिलता है तो होने वाली संतान पुत्री होगी, क्योंकि यक्ष यक्ष मिलेगा तो पुत्री होगी। लेकिन निषेचन के समय अगर अंडाणु से बाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिल जाता है मेल का, तब होने वाली संतान क्या होगी, पुत्र होती है। तो इस प्रकार से नर का जो 23वां जोड़ा होता है ना, यही जो है लिंग का निर्धारण करता है। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए नर और मादा है, तो नर और मादा में क्या होता है कि नर में जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उसमें यक्ष बाई गुणसूत्र होते हैं, मादा में 23वां जोड़ा यक्ष यक्ष गुणसूत्र होता है। अगर इनकी हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यक्ष वाई को आप अलग अलग कर दीजिए और यक्ष यक्ष को भी आप अलग अलग कर दीजिए। तो जब निषेचन के समय नर के यक्ष वाले शुक्राणु से मादा का यक्ष गुणसूत्र वाला अंडाणु मिलेगा तो यहाँ पे यक्ष यक्ष होगा। उसी प्रकार इसका क्रॉस कराइए आप, इस नर का जो है आप कराएंगे किसके साथ, मादा के इस वाले यक्ष के साथ, तो क्या होगा, यक्ष यक्ष प्राप्त होगा। फिर बाई का क्रॉस कराएंगे आप किसके साथ, बाई का क्रॉस पहले इस यक्ष के साथ करा दीजिए तो यक्ष बाई आएगा, और फिर से इस बाई का क्रॉस जो है इस यक्ष के साथ कराएंगे आप तो यक्ष बाई आएगा। मतलब अगर मान लीजिए निषेचन हुआ है तो निषेचन के बाद जो है 50% संभावना है पुत्री के प्राप्त होने की और 50% संभावना है पुत्र के प्राप्त होने की, क्योंकि आधी संतानें जो है यहाँ पे यक्ष वाई प्राप्त हो रही है और आधी संतानें यहाँ पे यक्ष यक्ष प्राप्त हो रही है। तो यक्ष यक्ष का मतलब है पुत्री। तो अगर निषेचन के समय यक्ष यक्ष गुणसूत्र मिलेंगे तो होने वाली संतान क्या होगी, पुत्री होगी, और निषेचन के समय यदि यक्ष वाई गुणसूत्र आपस में मिलेंगे तो होने वाला संतान क्या होगा, पुत्र होगा। तो इस प्रकार से किसी भी मानव के अंदर, किसी भी ह्यूमन के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि लिंग का निर्धारण होता है। चलिए अब हम यहां पे देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव में लिंग संलग्न रोगों की वंशागति और उसके एग्जाम्पल। सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे कि हीमोफीलिया रोग क्या होता है और मानव में हीमोफीलिया रोग की वंशागति कैसी होती है। ठीक है, तो हीमोफीलिया रोग है क्या, फिर इसकी वंशागति कैसी होती है। ठीक है, वंशागति में आपको कंडीशन कई सारी दिखाई जाएगी, वहां पे वो भी हम आपको यहाँ पे पूरा पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे वर्णांधता रोग क्या होता है, इसकी वंशागति। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हीमोफीलिया रोग क्या होता है और हीमोफीलिया रोग की वंशागति कैसे होती है। बात करते हैं अगर हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया जो है अगर हम बात करें, यह मनुष्य में पाया जाने वाला एक खतरनाक प्रकार का रोग होता है और यह जानलेवा भी होता है। इस रोग से जान भी जा सकती है व्यक्ति की, क्योंकि इस रोग में क्या होता है, जो भी रोगी व्यक्ति होता है, रोगी व्यक्ति के रक्त में आप देखेंगे कि रक्त के जमने की क्षमता जो है नहीं रह जाती है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर चोट लगेगी तो उसका ब्लड ज्यादा मात्रा में निकलने लगेगा और ब्लड जो है रुकने का नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग की क्षमता जो है रक्त के थक्का बनने की रक्त के थक्का बनने की जो क्षमता होती है वो किसी भी रोगी व्यक्ति के अंदर खत्म हो जाती है अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है तो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित रोगी जो होता है उसमें रक्त के जमने की यानी रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है या रुक जाती है, जिस कारण से लगातार व्यक्ति को ब्लीडिंग होती है और ज्यादा मात्रा में ब्लड अगर बाहर निकल जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह खतरनाक बीमारी होती है। अतः आप देखेंगे कि इस रोग को हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रोग को हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लगातार ब्लीडिंग होती है, ब्लड जो है बंद होने का नाम नहीं लेता है, ब्लड का थक्का नहीं बन पाता, जिस कारण से रक्त लगातार ज्यादा मात्रा में निकलता रहता है और इससे ब्लड की हानि होने की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये भी समझ में आएगा कि ब्लड की जब हानि हो जाएगी तो व्यक्ति की जो है मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको ये समझ में आ गई होगी भैया कि हमारे पास हीमोफीलिया रोग है और हीमोफीलिया रोग क्या रोग होता है? एक भयानक रोग होता है। इस रोग में रोगी व्यक्ति का जो है रक्त का थक्का बनने की जो क्षमता है वो कमी आ जाती है उसमें, जिस कारण से रक्त का थक्का नहीं बन पाता। तो कभी भी अगर चोट लगता है तो ज्यादा मात्रा में ब्लड बाहर निकल जाता है। इस रोग को हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं हीमोफीलिया रोग जो है किसके कारण पैदा होता है, तो हीमोफीलिया पैदा करने वाला जो जीन होता है वो अप्रभावी एच जीन होता है। ये स्मॉल एच जो है ये अप्रभावी स्मॉल एच जीन होता है जो कि मनुष्य में यक्ष गुणसूत्र पर पाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमने क्या कहा कि एक ये अप्रभावी जीन स्मॉल एच होता है जो कि क्या करता है, जो कि हीमोफीलिया रोग उत्पन्न करता है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि ये जो अप्रभावी जीन होता है ये यक्ष गुणसूत्रों पर पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। हीमोफीलिया रोग पैदा करने वाला जो जीन होता है ये अप्रभावी जीन एच होता है जो कि मनुष्य के यक्ष गुणसूत्र पर पाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर आपकी यहां तक। अब अगर हम बात करते हैं सामान्य एलील एच की उपस्थिति में यह अपना असर नहीं दिखाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यक्ष बाई गुणसूत्र या बाई बाई गुणसूत्र अगर सामान्य है तो ये अपना लक्षण किसी भी प्रकार से नहीं दर्शाएगा। ठीक है, यही कारण है आप देखेंगे महिला में क्या होता है, महिला में
दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो दो एक्स गुणसूत्र में से एक पर यदि स्मॉल एच जीन उपस्थित है तथा दूसरे पर एच जीन हो तो हीमोफीलिया के लक्षण दिखाई नहीं देते, ऐसी महिला को वाहक महिला कहा जाता है। ठीक है, क्या समझ में आया आपको कि महिला में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, महिला में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो दो एक्स गुणसूत्र में से अगर इस एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है तो महिला जो है क्या होगी, इस रोग की वाहक होगी। ठीक है, इस रोग की वाहक होगी यानी कि कैरियर होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं महिला के अगर दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर, ठीक है, महिला के अगर दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर, ठीक है, ये अप्रभावी एच पाया जाएगा, ठीक है, तो महिला कैसी होगी, महिला जो है हीमोफीलिक होगी। कैसी होगी, महिला जो है हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगी। ठीक है, तो महिला कैसी होगी भैया, हीमोफीलिक होगी। कैसी होगी, हीमोफीलिक। ठीक है, तो आपको याद रखना है महिला हीमोफीलिक होगी। ठीक है, पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होता है, तो पुरुषों में अगर एक्स वाई क्या है, सामान्य है, मतलब पुरुष कैसा है, नॉर्मल है, सामान्य है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए पुरुष के एक्स गुणसूत्र में क्या होता है, अगर पुरुष के एक्स गुणसूत्र में ये अप्रभावी जीन उपस्थित है तो पुरुष क्या होगा, हीमोफीलिक रोग से ग्रसित होगा। पुरुष कैसा होगा, फिर हीमोफीलिक होगा। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो पुरुष जो है कभी भी वाहक नहीं होता। क्यों वाहक नहीं होता, क्योंकि पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र है, तो अगर एक्स गुणसूत्र नॉर्मल है इसका मतलब पुरुष सामान्य है, और पुरुष के अगर एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन एच उपस्थित है इसका मतलब पुरुष हीमोफीलिक है। लेकिन महिला जो है वाहक हो सकती है। क्यों, क्योंकि महिला में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो अगर एक्स एक्स मान लीजिए क्या है, सामान्य है, तो महिला नॉर्मल है, और अगर दो एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है मतलब महिला जो है हीमोफीलिया रोग की वाहक होगी, और अगर दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित है इसका मतलब महिला क्या होगी, हीमोफीलिक होगी। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई ना। अब आपके सामने यहां पे अलग अलग कंडीशन दी गई है। ठीक है, अब आपके पास यहां पे कई सारी अलग अलग कंडीशन मिलेगी। बोर्ड एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक कंडीशन हम आपको यहां पे कराते हैं, सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति। मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है, सामान्य पुरुष है, पुरुष कैसा है, मान लीजिए सामान्य है, और महिला कैसी है, महिला जो है वाहक है, किसकी, हीमोफीलिया रोग की वाहक है, तब संतानों में कितने % संभावना है कि पुरुष जो है हीमोफीलिक होगा या स्त्री कितने % हीमोफीलिक होगी। ठीक है, तो ये चीज आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, सामान्य पुरुष। पुरुष कैसा है, सामान्य, तो आप क्या लिख लेंगे, सामान्य पुरुष। तो सामान्य पुरुष है मतलब एक्स वाई नॉर्मल होगा। वाहक स्त्री है मतलब दो एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन एच उपस्थित होगा। ठीक है, तो आप किसी भी दो एक्स गुणसूत्रों में से एक पर यहां पे अप्रभावी जीन एच को रख सकते हैं। अब जब इनका आप आपस में क्रॉस कराएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पे जो हमको एक्स एक्स प्राप्त हो रहा है, एक्स एक्स, ठीक है, और ये वाई वाई, एक्स एक्स का मतलब क्या है, पुत्री, और एक्स वाई का मतलब क्या है, पुत्र। तो पुत्री में अगर हम देखें तो पुत्री में एक्स एक्स यहां पे तो नॉर्मल दिख रहा है, मतलब आधी पुत्री जो है 50% पुत्री कैसी होंगी, सामान्य होंगी। वहीं आधी पुत्री ऐसी हैं जिनके दो एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब क्या है, अगर दो एक्स गुणसूत्रों में से एक पर अप्रभावी जीन उपस्थित है इसका मतलब स्त्री क्या होती है, वाहक होती है। तो आधी स्त्री कैसी है, यहाँ पे आधी पुत्री जो प्राप्त हो रही है वो सामान्य है, और आधी पुत्री क्या है, हीमोफीलिक रोग की वाहक है। ठीक है, आधी पुत्री यानी कि 50% सामान्य पुत्रियां प्राप्त होगी और 50% वाहक। अब अगर पुत्र की बात करते हैं तो एक्स वाई क्या है, एक नॉर्मल है, मतलब 50% पुत्र कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। वहीं 50% हीमोफीलिक, क्योंकि यहां पे जो प्राप्त हो रहे हैं उसमें एक्स में क्या उपस्थित है, अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो यहां पे 50% हीमोफीलिक पुरुष भी प्राप्त होते हैं। तो अगर आपके सामने यह कंडीशन दी जाए कि किसी भी सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति ज्ञात करनी है तो आपको सामान्य पुरुष ले लेना है एक्स वाई, और वाहक स्त्री ले लेना है, मतलब दो एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक पर आपको क्या कर देना है, अप्रभावी जीन एच की उपस्थिति दर्शा देना है। ठीक है, और उसकी वंशागति आप निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने % जो है पुत्री कैसे प्राप्त होंगे और कितने % पुत्र जो है किस प्रकार से प्राप्त होंगे। फिर दूसरी कंडीशन एक और है, यहाँ पे एग्जांपल हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सामान्य स्त्री, स्त्री कैसी है, मान लीजिए सामान्य है, और पुरुष कैसा है, हीमोफीलिक है, तब उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति कैसी होगी। तो देखिए सामान्य स्त्री है ना, तो आप लिख लीजिए सामान्य स्त्री। अगर स्त्री सामान्य है तो नॉर्मल एक्स गुणसूत्र होगा। ठीक है, अगर हीमोफीलिक पुरुष है मतलब पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। ठीक है, और इसका आप क्रॉस करा दीजिए। जैसे ही आप क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे एक्स एक्स आपको क्या देखने को मिल रहा है, नॉर्मल, मतलब पूरे के पूरे जो पुत्र प्राप्त होंगे ये 100% कैसे होंगे, सामान्य होंगे। ठीक है, पूरे के पूरे पुत्र कैसे हैं, 100% सामान्य है। वही पुत्रियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पुत्री प्राप्त हो रही है यहाँ पे,
तो दोनों ही पुत्रियों में क्या है, दोनों यक्ष गुणसूत्रों में से किसी एक पर यक्ष गुणसूत्र जो है, यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। मतलब पूरे के पूरे 100% जो स्त्रियां प्राप्त होंगी वो कैसी होंगी, इस रोग की वाहक होंगी। तो इस प्रकार से कोई भी कंडीशन अगर आपके सामने बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपको केवल कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर सामान्य स्त्री दिया है तो यक्ष यक्ष नॉर्मल लिखेंगे, अगर वाहक स्त्री दिया है तो यक्ष यक्ष में से आप किसी एक यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन एच रख देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हीमोफिलिक दिया है स्त्री तो आप दोनों ही यक्ष गुणसूत्रों पर अप्रभावी एच रख देंगे और सेम उसका आप क्रॉस करा देंगे, वंशगति निर्धारित हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हीमोफीलिया की वंशगति को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारा दूसरा लिंग संलग्न रोग है जिसको हम बोलते हैं वर्णांधता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है तो नाम से ही आप इसके अर्थ में घुस सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि कलर को पहचानने में अंधापन होगा, कलर को पहचानने में समस्या होगी। तो यह मनुष्य में पाया जाने वाला एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें रोगी व्यक्ति जो है रंगों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर जो है नहीं कर पाता है। ठीक है, यह कई प्रकार का हो सकता है। अगर हम वर्णांधता की बात करते हैं तो यह कई प्रकार से होता है, परंतु सबसे ज्यादा जो प्रचलित और चर्चित प्रकार की वर्णांधता होती है वो होती है लाल हरी प्रकार की वर्णांधता। ठीक है, लाल हरी प्रकार की वर्णांधता का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई वर्णांधता से रोगी व्यक्ति है तो उसके सामने अगर आप लाल और हरे रंग दोनों को ले जाएंगे तो वो व्यक्ति, रोगी व्यक्ति जो है, या तो दोनों रंग उसको लाल दिखाई देंगे या तो दोनों ही रंग रोगी व्यक्ति को हरे दिखाई देंगे। स्पष्ट रूप से वह रंगों में विभेद यानी कि अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही रोगों को हम बोलते हैं वर्णांधता रोग। ठीक है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। कलर को पहचानने में व्यक्ति क्या होगा, असमर्थ होगा, स्पष्ट रूप से कलर को पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से रंगों की पहचान नहीं कर सकता है। तो यह चीज आपको समझ में आ गई होगी कि वर्णांधता एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कोई भी रोगी व्यक्ति जो है अच्छे से रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। अगर लाल हरी वर्णांधता हो गई है तो व्यक्ति को आप दोनों कलर दिखाएंगे तो उसमें से या तो उसको दोनों कलर जो है लाल ही दिखाई देगा या तो दोनों कलर हरे ही दिखाई देंगे। वो स्पष्ट रूप से दोनों रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करते हैं वर्णांधता उत्पन्न करने वाले जीन की, तो वर्णांधता उत्पन्न करने वाला जो जीन होता है ये होता है स्मॉल सी, और ये स्मॉल सी गुणसूत्र जो है किस गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ये भी यक्ष गुणसूत्रों पर ही पाए जाते हैं। सेम उसी प्रकार से कहानी थोड़ा सा आपको समझ लेनी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यक्ष वायु गुणसूत्र है पुरुषों में और यक्ष यक्ष गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र किसमें, महिलाओं के अंदर। तो अगर पुरुषों में यक्ष वायु गुणसूत्र अगर क्या है, नॉर्मल है, इसका मतलब पुरुष कैसा है, सामान्य है। लेकिन पुरुष के यक्ष गुणसूत्र में अगर मान लीजिए ये स्मॉल सी जीन अगर उपस्थित हो गया, इसका मतलब पुरुष क्या हो जाएगा, इसका मतलब पुरुष जो है वो हो जाएगा क्या, वर्णांध। क्या हो जाएगा, इसका मतलब पुरुष जो है वो हो जाएगा वर्णांध। ठीक, महिला में अगर यक्ष यक्ष गुणसूत्र, महिला अगर सामान्य है तो यक्ष यक्ष गुणसूत्र होगा। अगर महिला के दो यक्ष गुणसूत्रों में से एक यक्ष गुणसूत्र पर ये वर्णांधता उत्पन्न करने वाला जीन अप्रभावी अगर उपस्थित है, इसका मतलब महिला क्या होगी, इसका मतलब महिला जो है इस रोग की क्या होगी, वाहक होगी। क्या होगी, वाहक होगी, यानी कि कैरियर होगी। लेकिन महिला के अगर दोनों ही यक्ष गुणसूत्रों पर ये स्मॉल सी जीन उपस्थित है, इसका मतलब महिला क्या होगी, इसका मतलब महिला जो है वर्णांधता रोग से ग्रसित होगी, यानी महिला क्या होगी, वर्णांध होगी। बस ये पांचों कंडीशन आपको ध्यान में अप्लाई करना है। बस अब आपके सामने कोई भी कंडीशन पूछ दी जाए आपसे आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन हम लेकर के चल रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई वर्णांध पुरुष है, पुरुष कैसा है, मान लीजिए वर्णांध है तथा सामान्य स्त्री है, तो इनके द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशगति आप कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा फंडा आपको क्या करना है, हमारे सामने दिया क्या गया है कि वर्णांध पुरुष है, मतलब पुरुष कैसा है, वर्णांध है, तो हम क्या लिख लेंगे, कलर ब्लाइंड मेल, मतलब मेल कैसा है, मेल यानी नर, पुरुष कैसा है, कलर ब्लाइंड है, मतलब वर्णांध है। तो आप लिख लेंगे मेल लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे, कलर ब्लाइंड, मतलब नर कैसा है, नर हमारा वर्णांध है। और जो महिला है सामान्य स्त्री है। ठीक है, स्त्री कैसी है, सामान्य है, तो आप नॉर्मल वुमेन लिख सकते हैं। ठीक है, या आप हिंदी से लिखना चाहें तो आप सामान्य स्त्री लिख सकते हैं। तो अगर सामान्य स्त्री है, नॉर्मल वुमेन है और कलर ब्लाइंड मेल है, ठीक है, यानी कि वर्णांध मेल है, वर्णांध पुरुष है और सामान्य स्त्री है, तो इनमें अगर हम वर्णांधता की वंशगति देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि जो यक्ष वायु प्राप्त होंगे, मतलब जो पुरुष प्राप्त होंगे, जो पुत्र प्राप्त होंगे, ये पूरे के पूरे पुत्र जो है कैसे प्राप्त होंगे, नॉर्मल। तो 100% जो है 100% आप देखेंगे नॉर्मल पुत्र जो है प्राप्त होते हैं। वही डॉटर यानी कि पुत्री की अगर हम बात करते हैं तो यक्ष यक्ष जो आपको प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे दोनों ही यक्ष यक्ष यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहे हैं। हमको ये देखने को मिल रहा है कि दोनों यक्ष गुणसूत्रों में से किसी एक पर ही अप्रभावी जीन उपस्थित है वर्णांधता का। इसका मतलब 100 के 100% जो पुत्रियां प्राप्त होंगी वो क्या होंगी, वर्णांधता की वाहक होंगी।
तो इस प्रकार से आप वर्णांधता की वंशागति को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि वर्णांधता रोग है क्या। तो रंगों को पहचानने में व्यक्ति को दिक्कत आने लगती है, और अगर इसकी वंशागति निकालनी है तो हमको समझना है कि वर्णांधता उत्पन्न करने वाला एक अप्रभावी जीन होता है स्मॉल सी, जो कि केवल और केवल X ही गुणसूत्रों पर पाया जाता है। तो अगर महिला के किसी भी X गुणसूत्र पर उपस्थित है, ठीक है, तो 2 X गुणसूत्रों में से महिला के किसी एक X गुणसूत्र पर अगर उपस्थित है मतलब महिला वाहक होगी वर्णांधता की। अगर महिला के दोनों ही X गुणसूत्रों पर ये अप्रभावी सी जीन उपस्थित है, इसका मतलब महिला जो है वर्णांध होगी। और XY अगर महिला सामान्य है तो XX जो है नॉर्मल गुणसूत्र होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने कोई भी कंडीशन दी जाए वर्णांधता की, अगर मान लीजिए इसके अलावा आपको यह दे दिया जाए कि सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा, ठीक है, उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या दिया गया कंडीशन आपके सामने? अगर आपके सामने कंडीशन यह दे दी जाए कि मान लीजिए कोई सामान्य पुरुष है, तो पुरुष सामान्य है तो आप क्या लिखेंगे? XY नॉर्मल लिखेंगे। ठीक है, XY आप क्या लिखेंगे? नॉर्मल लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए पुरुष सामान्य है तो हमने XY लिख दिया, और वाहक स्त्री है, वर्णांधता की वाहक स्त्री है। ठीक है, तो वाहक स्त्री है मतलब 2 X गुणसूत्रों में से आप किसी X पर क्या रख दीजिए? या सी जीन रख दीजिए, और आप इसका क्रॉस करा देंगे। तो जैसे ही आप इसका क्रॉस कराएंगे आपको पूरा का पूरा रिजल्ट दिखाई दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यह समझ में आया कि कोई भी कंडीशन दे दी जाए, जैसे एक और आपसे देख सकते हैं, अगर सामान्य पुरुष है तथा वाहक स्त्री है तो इनके द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति कैसी होगी? ठीक है, तो देखिए महिला कैसी है? महिला वाहक है, तो आप लिख सकते हैं कैरियर वुमेन, यानी कि वाहक महिला। फिर पुरुष कैसा है? पुरुष यहाँ पे कैसा है? सामान्य है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप नॉर्मल मैन। ठीक है, पुरुष सामान्य है तो सामान्य पुरुष आप लिख सकते हैं। पुरुष सामान्य है मतलब XY रखेंगे यहाँ पे हम। महिला वाहक है मतलब 2 X गुणसूत्रों में से किसी एक पर हम सी जीन रख देंगे। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि भैया जो हमारा XX प्राप्त हुआ है, ठीक है, XX क्या है? पुत्री है। तो पुत्री में क्या है? आधी पुत्रियां तो हमको सामान्य दिखाई दे रही हैं और आधी पुत्रियां वाहक दिखाई दे रही हैं। तो पुत्रियों में आप देख सकते हैं 50% तो नॉर्मल है और 50% कैसी हैं? 50% वाहक हैं। जबकि पुरुषों में 50% सामान्य दिखाई दे रहे हैं और 50% पुरुष कैसे हैं? वर्णांधता के वाहक हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी वाहक स्त्री के साथ कर दिया जाता है तो उन्हें वर्णांधता की वंशागति जो है इस प्रकार से निर्धारित हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंड्रोम से संबंधित। ठीक है, सिंड्रोम से संबंधित ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपके ना आए। चाहे आपका, आपने देखा होगा आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ होगा, उसमें भी आपका सिंड्रोम से संबंधित क्वेश्चन आया है। आपका एनुअल एग्जाम होगा, उसमें भी सिंड्रोम से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मानव में गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण उत्पन्न रोग देखते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि मानव की हर एक कोशिका में 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण क्या हो जाता है, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाती है। तो अगर गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाती है तो उससे एक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिस रोग को हम क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। ठीक है, तो सिंड्रोम कई प्रकार के हो सकते हैं। सिंड्रोम को अगर हमको समझना है तो यहाँ पे हमको कई अलग अलग कंडीशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, सिंड्रोम मुख्यतः हम 5 प्रकार के यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, पहला जो सिंड्रोम हम पढ़ेंगे वो है हमारा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, चलिए डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो जो मानव में 23वां जोड़ा होता है, ठीक है, 23वें जोड़े में आपने देखा है कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? 23वें जोड़े में XY गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इसके अलावा आपने क्या देखा है कि जो टोटल 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो एक समान होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। तो डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो यह 21वीं जोड़ी में क्या होता है? ट्राइसोमी के कारण होता है। जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, 21वें जोड़े में मेल का हो या फीमेल का, 21वें जोड़े का जो गुणसूत्र होता है उसमें क्या होता है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब है कि 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो जो 21वां जोड़ा है, 21वें जोड़े में अगर मान लीजिए 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ट्राइसोमी का मतलब होता है एक गुणसूत्र की वृद्धि। तो अगर 21वें जोड़े के गुणसूत्र में मान लीजिए 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी कि एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, अगर डाउन सिंड्रोम से ग्रसित मान लीजिए कोई महिला है तो आप देखेंगे या कि कोई पुरुष है तो उसका कद जो है बहुत छोटा रह जाता है, सिर जो है गोल हो जाता है, जीभ मोटी हो जाती है एवं आंखें जो है तिरछी हो जाती है। ये सारे रोग जो है उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, अगर डाउन सिंड्रोम किसी भी व्यक्ति को हुआ है तो उसके अंदर ये रोग जो है उत्पन्न हो सकते हैं।
तो डाउन सिंड्रोम में आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि जो 21वें जोड़े का गुणसूत्र होता है उस 21वें जोड़े की ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जो है आ जाता है, जिस कारण से डाउन सिंड्रोम रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 46 की जगह कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो जब 21वें जोड़े की ट्राइसोमी हो जाएगी तो उसमें 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाएंगे, तो टोटल 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम का मतलब है कि 21वें जोड़े की ट्राइसोमी। चलिए इसके बाद हम चलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम में। एडवर्ड सिंड्रोम भी क्या होता है, ट्राइसोमी के कारण ही होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि 21वें जोड़ी की अगर गुणसूत्र में ट्राइसोमी होती है तो 21वें जोड़ी की अगर ट्राइसोमी होती है तो आपने देखा कौन सा सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। लेकिन अगर मान लीजिए 18वें जोड़ी की, ठीक है, 18वें जोड़ी की अगर मान लीजिए 18वें जोड़ी की क्या हो जाती है, अगर ट्राइसोमी हो जाती है तो उसमें 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाएंगे और इस प्रकार से जो रोग उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड नामक साइंटिस्ट ने पता लगाया था इसके बारे में, इसलिए इसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम का मतलब क्या है कि यह एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है उसमें 18वीं जोड़ी में ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, तो 18वीं जोड़ी में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई महिला इस रोग से ग्रसित होती है, क्योंकि यह रोग जो है महिलाओं में अधिकतर होता है, और अगर कोई महिला इस रोग से ग्रसित होती है तो देखेंगे कि महिलाओं के जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो क्या हो जाएंगे, बच्चों तक भी यह रोग उत्पन्न हो सकता है। और जो वृक्क होते हैं यानी जो किडनी होती है तथा इससे हृदय संबंधी रोग जो है ये उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, यानी हमको यह समझ में आ गया कि अगर एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, 18वीं जोड़ी की ट्राइसोमी हो गई, तो इससे कई अलग अलग प्रकार के रोग या डिसीजेज जो है उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद तीसरा सिंड्रोम है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो यह गुणसूत्र की 13वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण होता है। ठीक है, तो 13वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र का जो 13वां जोड़ा होता है, ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि अगर 21वें जोड़े में ट्राइसोमी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे डाउन सिंड्रोम। यही ना हमने आपको पढ़ाया कि अगर 21वें जोड़े की ट्राइसोमी होती है तो डाउन सिंड्रोम, अगर 18वें जोड़े की ट्राइसोमी होती है तो वो हमारा क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम है। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम। लेकिन अगर गुणसूत्र के 13वीं जोड़ी में क्या हो जाएगा, जो 13वें नंबर का गुणसूत्र का जोड़ा होगा उसकी अगर ट्राइसोमी हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, तो तीनों आपको याद रखना है, 21वें जोड़े की ट्राइसोमी मतलब डाउन सिंड्रोम, 18वें जोड़े की ट्राइसोमी मतलब एडवर्ड सिंड्रोम, 13वें जोड़े की ट्राइसोमी मतलब पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, तो अगर गुणसूत्र की 13वीं जोड़ी की ट्राइसोमी हो जाती है तो इस कारण से पटाउ सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है। और अधिक आयु की अगर मान लीजिए कोई माता है जो कि बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे में भी इस रोग के होने की संभावना होती है। वो बच्चा जो पैदा होगा उसका सिर कैसा होगा, छोटा होगा, मानसिक विकार उसके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे तथा 5 से अधिक अंगुलियां भी जो है दिखाई देने लगते हैं। इस रोग के लक्षण में आप अक्सर देखे होंगे बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर क्या होता है, 5 की बजाय 6 उंगलियां जो है निकल आती है। ये पटाउ सिंड्रोम के कारण ही होता है। ठीक है, तो जो 13वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, जिस वजह से पटाउ सिंड्रोम रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। चलिए इसके बाद एक और सिंड्रोम है जिसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो इस सिंड्रोम से ग्रसित 2 लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक यक्ष गुणसूत्र ही पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें मान लीजिए अगर 2 यक्ष गुणसूत्र उपस्थित है, ठीक है, 2 यक्ष गुणसूत्र अगर उपस्थित है तो एक लिंग गुणसूत्र में से एक यक्ष क्रोमोसोम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी मोनोसोमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब क्या है, कमी। ठीक है, एक यक्ष गुणसूत्र की कमी कहलाती है मोनोसोमी। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसके लिंग गुणसूत्र जो होते हैं उसमें 2 यक्ष गुणसूत्र में से केवल एक ही यक्ष गुणसूत्र जो है दिखाई देगा, एक यक्ष गुणसूत्र जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो यह आप यह समझ सकते हैं कि लिंग गुणसूत्रों में मोनोसोमी की कमी से होने वाला रोग होता है। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि किसी भी महिला के अंदर मान लीजिए जैसे 2 यक्ष गुणसूत्र होते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई महिला टर्नर सिंड्रोम रोग से ग्रसित होती है तो उस महिला में 2 यक्ष गुणसूत्रों में से केवल एक ही यक्ष गुणसूत्र बचेगा, एक यक्ष गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। ठीक है, और इससे पीड़ित मान लीजिए अगर कोई महिला है तो उसका कद छोटा हो जाता है तथा उसके जो जननांग होते हैं जैसे अंडाशय वगैरह होते हैं ये बहुत कम मात्रा में विकसित होते हैं, यानी ये अविकसित रह जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसके बाद एक और सिंड्रोम है जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है यह लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। लिंग गुणसूत्र में अगर मान लीजिए मोनोसोमी होती है तो उससे टर्नर सिंड्रोम होता है, और अगर लिंग गुणसूत्र जो हमारा होता है 23वां जोड़े में अगर ट्राइसोमी हो जाती है, एक यक्ष गुणसूत्र अगर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है
तो इस रोग को हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो इस सिंड्रोम से ग्रसित मान लीजिए कोई मानव है, तो उस मानव में 2 के स्थान पर 3 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 लिंग गुणसूत्र यक्ष होंगे और एक क्या होगा, बाई होगा। तो अगर मान लीजिए कोई पुरुष है तो उस पुरुष में एक यक्ष गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो पुरुष में यक्ष बाई लिंग गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पे एक अतिरिक्त यक्ष गुणसूत्र आ जाएगा, तो 2 यक्ष गुणसूत्र हो जाएंगे और एक बाई गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी हमको यहाँ पे ये समझ में आ गया भैया कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, ट्राइसोमी के कारण क्या होता है, जो पुरुष होते हैं पुरुषों में स्तनों का विकास कभी कभी ज्यादा हो जाता है, जिस रोग को हम क्या बोलते हैं, गाइनेकोमेस्ट्रिया बोलते हैं। ये रोग अधिकतर कई सारे पुरुषों के अंदर हो जाता है, उनके अंदर स्तनों का ज्यादा विकास हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गाइनेकोमेस्ट्रिया। ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट डिसीज यानी कि इंपॉर्टेंट रोग होता है। ठीक है, तो जननांग भी कम विकसित होंगे अगर मेल के अंदर होगा तो, और इसके अलावा स्तनों का भी ज्यादा मात्रा में डेवलपमेंट यानी कि विकास हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब बात करते हैं गुणसूत्र की यानी क्रोमोसोम की। तो देखिए क्रोमोसोम क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी आप डेफिनेशन समझ सकते हैं। जीन्स का वहन करने वाली यानी कि जीन्स को ले जाने वाली जीव द्रव्य की छोटी छोटी इकाइयां होती है। ये निरंतर कोशिका विभाजन करते हैं तथा अपने आकार की और कार्य को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखते हैं, इसी को हम गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र जो है अनुवांशिकता के वाहक होते हैं, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए ये वाहक का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जीन्स का वहन करने वाले ये छोटे छोटे जीव द्रव्य की इकाइयां होती है और ये निरंतर कोशिका विभाजन करते रहते हैं, जिस कारण से गुणसूत्रों की संख्या जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बराबर जो है बनी रहती है, इसे ही हम बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, तो गुणसूत्रों की खोज की अगर हम बात करते हैं तो गुणसूत्रों की खोज किसने की थी, 1875 में स्ट्रासबर्गर ने की थी। और अगर आपसे यह पूछे कि क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1888 में किया गया था, वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था, वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो काफी इंपोर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, गुणसूत्र की खोज भी और गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने किया था सबसे पहले गुणसूत्र की खोज, और गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वाल्डेयर ने किया था। अगर हम बात करते हैं गुणसूत्रों की संरचना की, तो गुणसूत्रों की संरचना में आप देखेंगे हमको बहुत सारे भाग जो है इंपॉर्टेंट भाग दिखाई देते हैं। ठीक है, ये गुणसूत्र की संरचना है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो गुणसूत्र की संरचना का आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों की संरचना में आपको बहुत सारे भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोनिमेटा की। किसकी बात करते हैं हम, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोनिमेटा की। ठीक है, क्रोमोनिमेटा मतलब क्या है भैया, तो क्रोमोनिमेटा का मतलब क्या है कि प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है वो 2 ऐंठे हुए सूत्रों का बना होता है और इन सूत्रों को हम क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं क्रोमोनिमेटा आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये 2 ऐंठे हुए सूत्र होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, क्रोमोनिमेटा। ठीक है, तो आसानी से आप लोग यहां पे देख सकते हैं क्रोमोनिमेटा का मतलब क्या है। ठीक है, तो क्रोमोनिमेटा का मतलब क्या है कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 ऐंठे हुए सूत्रों का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रत्येक गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से 2 ऐंठे हुए सूत्र रहेंगे, एक सूत्र ये हो गया, ठीक है, ये, और इसी के ऊपर एक सूत्र और ऐंठा हुआ रहेगा ऐसे ही। ठीक है, घुमावदार मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, ये तो प्रत्येक गुणसूत्र जो है आप देखेंगे यहाँ पे कि 2 ऐंठे हुए सूत्रों का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। ठीक है, ये होता है क्रोमोनिमेटा। ठीक है, क्रोमोनिमेटा। तो क्रोमोनिमेटा मतलब गुणसूत्र के अंदर 2 ऐंठे हुए सूत्र होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आपको बहुत सारे भाग दिखाई देंगे गुणसूत्रों में। जैसे आपको एक भाग क्या दिखाई देगा, टीलोमियर। क्या दिखाई देगा, टीलोमियर। ये आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, क्या सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, टीलोमियर। तो गुणसूत्र के अंतिम सिरे को हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं। तो ये गुणसूत्र का अंतिम सिरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टीलोमियर। ठीक है, क्या बोलते हैं, टीलोमियर। ये गुणसूत्र का अंतिम सिरा होता है जिसको हम बोलते हैं टीलोमियर। एक और संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर। तो आप देखेंगे कि क्रोमोनिमेटा पर कणों जैसी संरचनाएं दिखाई देती है जिसको हम क्रोमोमियर बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 ऐंठे हुए सूत्र होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। और इन क्रोमोनिमेटा के अंदर इस प्रकार से आपको काले काले धब्बे नजर आ रहे हैं, काले काले डाट, छोटे छोटे कणों के जैसी संरचनाएं नजर आती है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। ठीक है, तो क्रोमोनिमेटा आपका हो गया 2 ऐंठे हुए सूत्रों का बना होता है गुणसूत्र, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। फिर क्रोमोनिमेटा के बाद आपने क्या देखा, क्रोमोमियर। क्रोमोमियर क्या होता है, 2 ऐंठे हुए सूत्रों के बीच में कण कण जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोमियर। फिर गुणसूत्र का अंतिम सिरा क्या कहलाता है, टीलोमियर कहलाता है। फिर इसके बाद आपने क्या देखा कि ये जो पूरा का पूरा हमारा जो क्रोमोनिमेटा होता है, ठीक है, क्रोमोनिमेटा के चारों तरफ आपको एक द्रव भरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है,
चारों तरफ एक द्रव भरा होता है, ठीक है, जिस द्रव को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स के चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है, जो आपको ग्रीन कलर से हमने यहाँ पे शो कर रखा है। इस झिल्ली को हम बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेलिकल। यानी आपको यह समझ में आ गया कि गुणसूत्रों की संरचना में दो ऐंठे हुए सूत्र होते हैं, जिनको हम बोल दिए क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा के अंदर कणों जैसी संरचनाएं होती है, छोटे छोटे कण जैसी संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। फिर जो क्रोमोनिमेटा होता है, क्रोमोनिमेटा के चारों तरफ एक द्रव भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रोमियर की। सेंट्रोमियर जिसको कि हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोमियर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र आप देखेंगे एक स्थान पे ऐसे आएगा और आ करके धंस करके पतला या सकरा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक गुणसूत्र एक स्थान पर धंस करके या दब करके संकरा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, या इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो कि लंबे होते हैं, जिसमें आपको दो भुजाएं, जिसमें आपको दो खांच इस प्रकार से दिखाई देते हैं, दो सेंट्रोमियर दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यानी कि द्वितीयक संकीर्णन। ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यानी कि द्वितीयक संकीर्णन। ठीक है, तो कुछ गुणसूत्रों में आप देखेंगे कि प्राथमिक संकीर्णन के अतिरिक्त क्या होता है, एक लंबी भुजा में एक अतिरिक्त संकीर्णन यानी कि गुहा आपको दिखाई देगी, जिसे हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गुणसूत्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनको आपको नोट कर लेना है। तो ये गुणसूत्र के इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनको आपको डेफिनेट रूप से अच्छे से तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार पूछा जाता है। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, फिर इसके बाद सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो टीलोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर जो है एक छोर पर यानी कि एक सिरे पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो टीलोसेंट्रिक का मतलब हमको यह समझ में आ गया कि अगर सेंट्रोमियर जो है गुणसूत्र के एकदम सिरे पर पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो टीलोसेंट्रिक में आप देख सकते हैं, ये है हमारा टीलोसेंट्रिक, ये है हमारा पूरा का पूरा गुणसूत्र, और गुणसूत्र के एकदम सिरे पर यानी गुणसूत्र के एकदम ऊपर कौन पाया जाता है, सेंट्रोमियर, जिस कारण से गुणसूत्र की भुजा पूरी एक ही भुजा दिखाई देती है, और वो भी लंबी भुजा आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही जब विभाजन होता है, विभाजन की जो एनाफेज अवस्था आती है, एनाफेज अवस्था में देखेंगे आप छड़ के आकार का दिखाई देता है गुणसूत्र। ठीक है, तो टीलोसेंट्रिक में जो गुणसूत्र होता है ये छड़ के आकार का दिखाई देने लग जाता है, और इसमें सेंट्रोमियर जो है एकदम से सिरे पर उपस्थित होता है। दूसरा है एक्रोसेंट्रिक। इस प्रकार के गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर होता है, ये गुणसूत्र के एक छोर या एक सिरे से थोड़ा सा नीचे पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा गुणसूत्र, और गुणसूत्र में थोड़ा सा नीचे, ठीक है, गुणसूत्र का ये सिरा हो गया, और गुणसूत्र के सिरे के थोड़ा सा नीचे, ठीक है, से थोड़ा सा नीचे जो है सेंट्रोमियर उपस्थित होता है, जिस कारण से गुणसूत्र में आपको दो भुजा दिखाई देने लग जाती है। एक भुजा शार्ट होगी जो कि बहुत छोटी होगी, और दूसरी भुजा बहुत लंबी होगी। ठीक है, तो ये बहुत छोटी भुजा है और ये बहुत लंबी भुजा है। ठीक है, तो एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के थोड़ा सा नीचे उपस्थित होता है, हल्का, ठीक है, एकदम सिरे वाले के थोड़ा सा नीचे उपस्थित होता है, तो इस प्रकार के सेंट्रोमियर, इस प्रकार के क्या बोलते हैं, इस प्रकार के गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। अब बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक की। ठीक है, तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर जो है मध्य भाग से थोड़ा हट कर पाया जाता है, मतलब एकदम मध्य में गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र के एकदम मध्य भाग में सेंट्रोमियर नहीं पाया जाएगा, मध्य भाग से थोड़ा सा हट करके सेंट्रोमियर जो है पाया जाता है। ठीक है, तो आसानी से आप लोग डायग्राम में यहां पे देख सकते हैं कि ये है हमारे पास सब मेटासेंट्रिक। तो मध्य भाग अगर होता है, यहां पे होता है, मध्य भाग से थोड़ा सा हट के सेंट्रोमियर पाया जाता है, जिस कारण से एक भुजा तो आपको लंबी दिखाई देगी और एक भुजा आपको छोटी दिखाई देगी। ठीक है, तो एक हमारी शॉर्ट आर्म है यानी छोटी भुजा, एक लॉन्ग आर्म यानी कि लंबी भुजा। एक और बचा है जिसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर जो होते हैं ये लगभग मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तथा गुणसूत्र की दोनों भुजाएं जो है लगभग बराबर होती है। देख सकते हैं आप लोग, अगर गुणसूत्रों के एकदम से मध्य भाग में सेंट्रोमियर पाया जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। और मेटासेंट्रिक में आपको दोनों भुजाएं जो है सेम साइज की दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने वन शॉट में पूरे के पूरे चैप्टर 4 को कवर कर लिया, जो हमारा वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत है। इसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जितने भी इंपोर्टेंट थे इसको हमने आज की इस वीडियो में कवर किया है। एक दो टॉपिक जो कि काफी लंबे थे, जैसे आपका लिंकेज हो गए, ये आपका छूट गया है। अगर लिंकेज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाता तो बहुत समय लग जाते, तो लिंकेज की वीडियो आप अलग से सर्च करके देख सकते हैं। शिव कोचिंग क्लासेस आप लिखेंगे, लिंकेज लिखेंगे तो आपका वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो काफी लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे कवर नहीं कराया है। बाकी सारे के सारे
सेलेक्टेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको आज की इस वीडियो में कवर करा दिए हैं, चाहे वो मेंडल के नियम हो, चाहे मेंडल नियम के अपवाद हो, या मेंडल की पूरी शब्दावली हो, या इसके अलावा गुणसूत्रों से संबंधित टॉपिक हो, या इसके अलावा कोई भी सिंड्रोम से संबंधित रोग हो, या आपके लिंग संलग्न रोगों की वंशागति हो, सारे के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर करा दिया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप लोग इतना ही खूबसूरत हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 पे। ठीक है, आपको 100 रुपए मात्र फीस लगेगी, आपको पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स जो है बायोलॉजी का प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट आप लोग जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।